ये कहानी एक मिडीवियल इसेकाई दुनिया से होती है जहाँ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम रियो होता है वो एक साधारण सी सुनसान झोपड़ी के भीतर लेटा हुआ था। झोपड़ी में कोई भी फर्नीचर मौजूद नहीं थे सिवाय एक साधारण सी टेबल के जिस पर दो किताबें और एक धारदार चाकू रखा हुआ था। रियो धीरे धीरे उठता और उन वस्तुओं पर कोई ध्यान नहीं देता और ताजी हवा लेने के लिए झोपड़ी के बाहर चला आता है। बाहर कदम रखते ही उसकी नजर चारों तरफ जाती है और जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की सिर्फ श्रृंखला फैली हुई थी। फिर वो अपने हाथों की तरफ देखता और कुछ सोचकर एक मंत्र बोलता है जिससे उसकी हथेली पर जादुई रूप से पानी की एक छोटी सी बूंद उभर कर छलक जाती है। लेकिन ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ था जब रियो ने खुद को एक सफेद और शून्य जैसी जगह में पाया था। उस अधूरी सी दुनिया में वो सोचने लगता है कि आखिर ये जगह है क्या। तभी वहां पर एक फरिश्ता प्रकट होता है। वो रियो के विचारों को पढ़ सकता था और वो उसे आश्वासन देता है कि ये स्थान कोई हेवन नहीं है। वो फरिश्ता बेहद ही उत्साहित होता है कि कई सालों बाद कोई यहाँ पर आया है, लेकिन साथ ही वो दुखी भी होता है क्योंकि रियो अब जिंदा नहीं रहा। उसकी मौत एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त होकर हो चुकी थी। रियो पहले इस सच्चाई को जानता है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये उसका पूर्ण जन्म मिलने वाला है। रियो उस फरिश्ते से जिसे वो मन ही मन में माइकल नाम देता है वो पूछता है कि अगली जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए। माइकल मुस्कुराकर जवाब देता है कि उसे वही जीवन चुनना चाहिए जो वो वास्तव में जीना चाहता है। रियो हमेशा से एक शांत और स्थिर और धीमा जीवन चाहता था, ना किसी लड़ाई झगड़े में और ना ही किसी बड़ी जिम्मेदारी में। माइकल उसे ये जीवन अपनाने की अनुमति देता है और उसे एक नई दुनिया जिसका नाम फी होता है उसमें भेजने की तैयारी करता है। माइकल रियो को बताता है कि फी की दुनिया में केवल 20% लोग ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियो उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिसे जादू करने की शक्ति मिलेगी। और क्योंकि उसने एक शांत और धीमे जीवन की इच्छा जताई थी और इसीलिए उसकी आत्मा को सबसे अनुकूल तत्व मिला था जो कि जल होता है। माइकल रियो को रोंडो के गहरे जंगलों में एक झोपड़ी में अकेले भेज देता है और वो झोपड़ी जादुई सुरक्षा कवच से घिरी हुई थी ताकि रियो पर कोई राक्षस हमला न कर सके। माइकल पहले से ही झोपड़ी में 2 महीने का खाना एक बर्फ से बने भंडार में रख चुका होता है। साथ ही उसने 2 किताबें भी रखी थी जो रियो को इस नई दुनिया और जादू की जानकारी देती है। इन्हीं किताबों को पढ़कर रियो समझता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी जल को प्रकट कर सकता है। शुरुआत में वो मंत्र बोलकर पानी बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो कल्पना मात्र से ही पानी को बुला सकता था। वो झोपड़ी में मौजूद एक बाथटब को अपने वाटर मैजिक से भरता है। हालांकि वो जानता है कि ये पानी उसकी अपनी ऊर्जा और शरीर के भीतर से आया है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है, इसलिए उसे अब इसे गर्म करने का कोई उपाय सोचना पड़ता है। वो सबसे पुरानी तकनीक लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी एक चिंगारी तक नहीं निकलती। थक हार कर वो सोचता है कि शायद इसे वो जादू के जरिए हल कर सके। वो अपने पुराने लाइफ में सीखी गई केमिस्ट्री का उपयोग करते हुए वो वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग अलग करता है। इससे वो वाटर को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है। फिर वो बर्फ को एक लेंस की तरह इस्तेमाल करके सूरज की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करता है और इस सबसे वो एक छोटी सी आग जला पाने में कामयाब भी रहता है। गर्म पानी तैयार हो जाने के बाद वो एक लंबा, आरामदायक और ठंड से राहत देने वाला स्नान करता है और इस प्रोसेस में उसका मन भी शांत होता है। वो सोचता है कि जैसे उसने वाटर को बर्फ में बदला वैसे ही उसे गर्म भी किया जा सकता है, लेकिन वो उस मैजिक को बाद में आजमाने का फैसला करता है। अभी के लिए वो बस खाना खाता है। रात को खाना खाते समय उसे एहसास होता है कि अब जल्दी उसका खाना खत्म हो जाएगा। उसे शिकार पर जाना चाहिए, लेकिन जंगल के भीतर जाना यानी खतरे को इनवाइट करना था, क्योंकि वहां राक्षस होते हैं और उसके पास सिर्फ एक छोटा सा चाकू है जो माइकल ने दिया था। इसीलिए वो समझता है कि अब उसे अटैक करने के लिए कोई जादू भी सीखना पड़ेगा। अगले दिन वो अपना पहला अटैक मैजिक जिसका नाम वाटर बॉल होता है उसे सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो वाटर बॉल को एक पास के पेड़ की ओर फेंकता है तो वहां पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो काफी निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो वाटर बॉल को एक तीर की तरह पतला और तेज बनाने की कोशिश करता है और काफी घंटों की मेहनत के बाद वो एक नई तकनीक सीखता है जिसका नाम था वाटर जेट। हालांकि ये अभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी एक अचीवमेंट ही मान रहा था। अगले दिन वो बर्फ के जादू को सुधारने की ओर ध्यान देता है, क्योंकि अब तक उसका वाटर मैजिक लड़ाई के लायक नहीं बन पाया था। वो धीरे धीरे एक बर्फ क्रिस्टल बनाता है, लेकिन उसे दूर तक फेंकने में वो असफल था। वाटर की तुलना में बर्फ को एक दिशा में फेंकना कहीं ज्यादा मुश्किल था,
फिर भी कई घंटों की कोशिश के बाद वो एक साथ कई बर्फ के क्रिस्टल बनाने में सफल रहता है। हालांकि उनमें अच्छे तरीके से माहिर होना अब भी उसकी सीमा से बाहर थी। धीरे धीरे कई दिनों की मेहनत के बाद वो काफी तेजी से क्रिस्टल बना सकता था। हालांकि अभी भी वो उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब वक्त की कमी के कारण वो एक व्यवहारिक समाधान निकालता है। वो बर्फ के क्रिस्टल को भाले की नोक की तरह इस्तेमाल करने का सोचता है। जंगल की ओर जाते हुए वो एक नदी के पास पहुंचता है जहां उसे क्वार्ट्ज मिलता है। ये उसे बेहद राहत देता है, क्योंकि अब अगर उसकी माना खत्म भी हो जाए तो वो उस क्वार्ट्ज से आग जला सकता था। फिर वो कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता है, लेकिन तभी एक राक्षस जिसका नाम लेसर बोअर होता है वो उसे एक आसान शिकार समझकर उस पर हमला कर देता है। राक्षस उसके ऊपर झपटता है, लेकिन डर के मारे रियो की टांगे फ्रीज हो जाती है। वो हिल भी नहीं पाता और लगता है जैसे उसकी नई जिंदगी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन आखिरी पल में मरने का विचार उसे बचने के लिए छलांग लगाने को प्रेरित करता है, और इस बार वो पूरी एकाग्रता से जादू का प्रयोग करता है। जमीन को बर्फ में बदल देता है, जिससे राक्षस फिसल जाता है। फिर वो बर्फ की कीले बनाकर उस राक्षस पर फेंकता है, जो उसकी बॉडी में घुस जाती है, और इस वजह से वो राक्षस वहीं पर मारा जाता है। और ये घटना ये साबित कर देती है कि जब जरूरत हो तो इंसान अपनी सीमाओं से परे जाकर कुछ भी कर सकता है। रियो ने मजबूरी में अपने जादू का बेहतर इस्तेमाल किया था। हालांकि ये उसकी पहली जीत थी, लेकिन वो जानता था कि वो अभी भी एक सच्चा जादूगर बनने से बहुत दूर है। वो अपनी झोपड़ी में लौटता है और तुरंत ही मॉन्स्टर कॉम्पेडियम नामक किताब उठाकर राक्षसों के बारे में पढ़ना शुरू करता है, और वो जल्दी जान लेता है कि लेजर बोअर तो सबसे कमजोर राक्षसों में गिना जाता है। किताबों में मौजूद जानकारी से उसे समझ में आती है कि अगर वो जीवित रहना चाहता है तो उसे आने वाले खतरे को पहले से पहचानना होगा। वो किताब के उस पन्ने पर पहुंचता है जहां ड्रैगन का वर्णन किया गया था, और वो पूरी किताब उसे सिर्फ यही सलाह देती है कि अगर तुम ड्रैगन को देखो तो जितना तेजी से दौड़ सको दौड़ पड़ो, क्योंकि तुम्हारे पास बचने की कोई और संभावना नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो किताब का अगला पन्ना पलटता है जहां पर एक बेहद खतरनाक राक्षस अकूना का वर्णन था, लेकिन इस बार किताब कुछ अलग कहती है। इसमें लिखा होता है कि इस राक्षस के सामने भागने की भी जरूरत नहीं है, उसे बस यही दुआ करनी चाहिए कि जीवन भर उसका कभी भी सामना उससे ना हो। और ये चेतावनी उसे काफी डरावनी लग रही थी। किताब उसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताती, लेकिन फिर भी रियो पढ़ना जारी रखता है। और आप सोच सकते हैं कि पिछली शिकार की घटना के बाद ये काफी डर गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि एक लड़का हमेशा चार दीवारी के भीतर रह ही नहीं सकता। इसीलिए अगली सुबह रियो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है और फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। दिन की शुरुआत उम्मीद से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जिस पर रसीले और ताजे फल लटके हुए थे, और जैसे ही वो फल को तोड़कर उसका स्वाद लेता है उसे लगता है कि ये स्वाद कल के तनाव और डर का पूरा हिसाब चुकता कर रहा है। वो मुस्कुरा उठता है। जीवन में ये पल उसका बेहद सुकून देने वाला था, लेकिन उसकी ये शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि अचानक से वहां पर एक असैसियन हॉक आसमान से तेजी से उसकी ओर झपटता है और रियो को जमीन पर गिरा देता है। रियो यहाँ पर महसूस करता है कि ये हॉक उस पर भारी पड़ रहा है। वो हवा के जादू का उपयोग करता है जो दिखाई नहीं देता, जिससे रियो ना तो उसके वार को देख सकता है और ना ही उसके वार का कोई रिस्पॉन्स दे सकता है। उसे किताब में लिखी बात याद आती है कि अगर लड़ाई में हार तय हो तो भाग जाना ही बेहतर होता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर सोचता है कि वो एक परिंदे से कैसे तेज भाग सकता है। खुद को चारों ओर से घिरा देखकर वो भागने के बजाय लड़ने का फैसला करता है। वो अपने बर्फ के जादू का उपयोग करता है और बाज को पकड़ने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे वो हॉक मर चुका है। रियो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो हॉक बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है। हालांकि अब उसकी एक आंख जरूर जख्मी हो चुकी होती है। वो हॉक जब ये देखता है कि रियो अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है तो वो एक चिंगाड़ मारकर वहां से उड़ जाता है। रियो थककर जमीन पर गिर पड़ता और बड़बड़ाता है कि ये धीमा जीवन तो बिल्कुल भी धीमा नहीं है। वो घर लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो रास्ता ही भटक चुका है। हॉक से भागते समय वो इतनी तेजी से दौड़ा कि अब उसे ये पता तक नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में है। जंगल में रास्ता ढूंढते समय उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। एक ऐसा प्राणी जिसकी गर्दन में धुआं उठ रहा हो और उसका सर भी गायब था। असल में इसे डुल्हाना कहा जाता है, जो कि अपने घोड़े की देखभाल कर रहा होता है। रियो घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह शांत रहते हुए वापस अपनी झोपड़ी तक पहुंचता है। समय धीरे धीरे बीतता है और रियो खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपने जादू में निरंतर सुधार करता है। कई राक्षसों से लड़ते हुए, जंगल में मछली पकड़ते हुए वो अपने बर्फ के जादू को इतना धारदार बना देता है कि अब उसकी बर्फ एक पहाड़ तक को काट सकती थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है
और अब उसे एक नई जिंदगी की आदत सी हो जाती है। हालांकि एक मिस्टीरियस हैबिट भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। हर रात वो वापस उसी जगह पर लौटता है जहाँ उसने दुल्हना को देखा था। वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और ऐसा वो इसलिए नहीं करता कि वो जीतना चाहता है, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि हर हार के बाद वो और भी मजबूत बन रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दुल्हना है कौन और वो क्यों है, क्योंकि किताब में इस प्राणी का कोई भी जिक्र तक नहीं किया गया था। तो या तो दुल्हना एक राक्षस नहीं है या फिर वो किताब में उसके बारे में बताया ही नहीं गया है। एक और असफल लड़ाई के बाद रियो महसूस करता है कि शायद वो हर बार वहीं लौटता है क्योंकि उसे लगता है कि दुल्हना उसे मजबूत बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु अपने शिष्य को बार बार हराकर उसे सुधारता है। एक दिन वो देखता है कि दुल्हना एक बर्फ की तलवार बना रहा है। तलवार पूरी तरह से बर्फ से बनी होती है, लेकिन इतनी ठोस कि किसी भी असली तलवार को टक्कर दे सके। दुल्हना चुपचाप वो तलवार रियो की ओर बढ़ाता है। रियो बिना कोई सवाल किए उसे ले लेता है और उसी पल दुल्हना शांतिपूर्वक अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद के कुछ दिन काफी शांतिपूर्वक बीतते हैं। वो लगातार अपने प्रैक्टिस पर ध्यान फोकस करता है, शिकार करता है, खाना पकाता है और हर दिन वो खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश भी करता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एक दिन जब वो हमेशा की तरह अपने अभ्यास में लीन होता है, अचानक से वो उसी हॉक को सामने देखता है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो बिल्कुल काला हो चुका था और बहुत ही बड़ा दिख रहा था और उसकी एक आंख भी गायब थी। रियो तुरंत ही समझ जाता है कि ये वही हॉक है जिससे वो पहले भिड़ा था और अब वो काफी बड़ा हो चुका है। वो बाज पूरी ताकत से उसकी ओर झपटता है। रियो तुरंत 5 परतों वाली बर्फ की दीवार बनाता है, लेकिन बाज उन्हें ऐसे तोड़ता है जैसे वो कागज की कोई परतें हो। फिर वो 10 परतें बनाता है, लेकिन बाज उन्हें भी रौंदता हुआ निकलता है। इसके बाद रियो अपना स्पेशल अटैक आइस लॉन्चर यूज करता है, जो कि बर्फ का एक तेज और घातक भाला था, लेकिन बाज उसे चीरता हुआ आर पार कर देता है। और इसी बीच रियो के हाथ से उसका सहारा, जो कि एक लकड़ी का डंडा था, वो भी गिर जाता है। वो झुककर उसे उठाने ही वाला होता है कि उसकी नजर पास रखी तलवार पर जाती है। वो बर्फ की तलवार जो दुल्हना ने उसे दी थी। वो तुरंत उसे उठाता और बाज पर जोरदार हमला करता है। ये हमला असर करता और वो बाज पीछे हटता है और उसकी स्पीड भी काफी धीमी होती है। फिर वो एक बार फिर से अपनी आखिरी ताकत बटोर कर रियो की ओर आता है, लेकिन इस बार रियो उसकी दिशा और गति को पूरी तरह पढ़ लेता है और जैसे ही वो करीब आता है, रियो पूरी ताकत से तलवार चलाता है और तलवार बाज के शरीर को चीरती हुई आर पार हो जाती है। वो बाज जमीन पर गिरता और रियो उसके पास जाता है। वो जानता है कि ये वही बाज है जिसने उसकी एक बड़ी परीक्षा ली थी और अब उसकी जान भी जा चुकी है। लेकिन रियो उस बाज पर गुस्से से नहीं बल्कि सम्मान से देखता है। वो महसूस करता है कि ये बाज बदला लेने नहीं बल्कि उसे चुनौती देने आया था और उसकी उस चुनौती ने ही रियो को मजबूत बनाया है। रियो अपना सर झुकाकर उसे अंतिम विदाई देता है और वो उसकी जान सम्मान पूर्वक अपने हाथों से लेता है। वो तलवार निकालता है और बाज की सांसें थम जाती है। वो वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी भारी और विशाल प्राणी के आने का आभास होता है। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय ड्रैगन निकलता और रियो के पास आता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ड्रैगन उससे बात करता है, सीधे उसके मन में। वो टेलीपैथी का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर रियो काफी हैरान हो जाता है कि वो ड्रैगन की आवाज को सुन सकता है। ड्रैगन भी खुश होता है क्योंकि वो कई सालों बाद किसी इंसान के साथ अपनी टेलीपैथी साझा कर पा रहा था। ड्रैगन रियो से पूछता है कि क्या उसने कहीं पर कोई विकसित बाज देखा है। रियो जवाब देता है कि हाँ, उसने उसे देखा है और अब वो उसे मार चुका है। ड्रैगन ये सुनकर बहुत ही हैरान होता है। वो पूछता है कि एक आम इंसान कैसे इतने बड़े क्रिएचर को हरा सकता है। रियो उसे अपनी तलवार दिखाता है। ड्रैगन उसकी तलवार को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि ये तलवार फेरी किंग का है। वो काफी आश्चर्य से पूछता है कि रियो ने ऐसा क्या किया कि उसे ये दुर्लभ तलवार मिला। हालांकि ये बात तो रियो खुद भी नहीं जानता कि ये तलवार उसे कैसे मिल गई। वो बस इतना कह पाता है कि ये तलवार उसे एक मिस्टीरियस क्रिएचर दुल्हना ने दी थी। ड्रैगन कुछ पलों के लिए शांत रहता है, फिर गहराई से सांस लेता है और पूछता है, क्या तुम जानते हो कि ये तलवार किस प्रकार की शक्ति के लिए है। रियो अपना सिर हिलाता और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। फिर रियो भी ड्रैगन से कुछ सवाल करता है कि वो कौन है और ये दुनिया कैसी है और क्या और भी खतरे उसके रास्ते में हैं। दोनों देर रात तक बातचीत करते हैं जैसे दो पुराने योद्धा एक अग्निकुंड के पास बैठकर अपनी कहानियां बांट रहे हो। अंत में ड्रैगन कहता है कि अब उसे जाना होगा। वो उड़ने से पहले अपना नाम बताता है, लुएन। रियो मुस्कुराकर कहता है कि मेरा नाम रियो है और वहीं से उन दोनों में एक नई फ्रेंडशिप की शुरुआत होती है। एक इंसान और एक ड्रैगन के बीच की दोस्ती।
जो दोनों अपनी अपनी खोई हुई दुनिया में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। रियो सचमुच अपनी नई जिंदगी में बहुत मजे में था, इतना कि उसे पुनर्जन्म देने वाले फरिश्ते को फिर से उसकी स्लैब को चेक करनी पड़ती है और तभी उसे एक बहुत ही अहम बात का एहसास होता है जो उसने पहले मिस कर दी थी। दरअसल रियो के पास इस नई दुनिया में एक छुपी हुई शक्ति है जिसे फरिश्ता अपनी पहली नजर में देख नहीं पाया, क्योंकि पिछली बार उसने जिसे वहां पर भेजा था उसके पास ये शक्ति नहीं थी और ये शक्ति थी हमेशा यंग रहने की, यानी कि अब रियो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। और अब असली सवाल ये था कि रियो इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा और इसका मतलब उसकी जिंदगी के लिए क्या होगा। और ये सवाल भविष्य के लिए कई सारे सीक्रेट्स और संभावनाओं को जन्म देता है। रियो जो सुबह सुबह समुद्र किनारे सी फूड इकट्ठा करने निकला था, वो अचानक एक टूटे हुए जहाज के मलबे से टकरा जाता है और जैसे ही वो इस नजारे को देखता है उसे अपनी रॉबिन्सन क्रूसो वाली ट्रैवल पूरी होती हुई महसूस होती है। वहाँ पास ही एक नाव पड़ी होती है जिसके बगल में एक आदमी की लाश दिखाई देती है। वो उसकी पल्स को चेक करता और समझ जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा ले चुकी है। लेकिन जैसे ही वो नाव के दूसरी ओर नजर डालता है वहाँ पर एक और आदमी को देखता है जो अभी भी जीवित था और सांसें ले रहा था। उसका नाम एबेल होता है। रियो राहत की सांस लेता और उसे अपने घर पर ले आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबेल और उसके कुछ दोस्त एक यात्रा पर निकले थे और वो भी इसी नाव में। लेकिन तभी एक बेहद खतरनाक तूफान आ गया। उस तूफान के बीच समुद्र की गहराइयों से एक टाइटन ऑक्टोपस निकल आया और उसने पूरी नाव पर हमला बोल दिया और उसके इस हमले से नाव के 2 टुकड़े हो गए और सभी यात्री समुद्र में डूब गए। लेकिन सौभाग्य से यह हादसा तट के काफी पास हुआ जिससे वो लोग किनारे पर बहकर आ गए। फिलहाल रियो एबेल को जो अभी भी बेहोश था अपने घर लेकर आया था और इसके बाद वो कुछ अपने घरेलू कामों में लग गया। इसी बीच एबेल की आंखें खुलती और वो इधर उधर देखकर सोचता है कि आखिर वो है कहाँ पर। वो घर से बाहर निकलता और देखता है कि उसके चारों ओर असली फूलों का बगीचा है और उसके बीचों बीच एक पत्थर का रास्ता जंगल की ओर जाती है। ये सब कुछ रियो ने अपने हाथों से बनाया था। इसी दौरान रियो वहां पर आता और एबेल के ठीक होने पर खुशी जाहिर करता है। हालांकि उसे अब भी ये नहीं पता कि एबेल असल में है कौन। वहीं दूसरी तरफ एबेल हैरान रह जाता है क्योंकि उसने रियो की मौजूदगी को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। अब वो सोचने लगता है कि क्या रियो के पास कोई स्पेशल पावर है जिससे वो अपने आसपास की गतिविधियों को बिना आहट के महसूस कर सकता है। लेकिन फिर भी एबेल को जो सबसे ज्यादा खटकती है वो रियो का वहां पर अकेला होना, मतलब रियो का ऐसा रहन सहन जैसे वो किसी निर्जन द्वीप पर अकेला हो। एबेल मन ही मन ये पूछना चाहता है कि क्या रियो कोई ऐसा पहाड़ी आदमी है जिसके पास पहनने के ढंग के कपड़े तक नहीं। लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि वो पहली मुलाकात में कोई गलत छाप नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वो बहुत ही विनम्रता से अपना परिचय देता है और वो उसका थैंक्स करता है कि उसने उसकी जान बचाई। रियो जवाब में कहता है कि उसे किसी तरह की तारीफ नहीं चाहिए क्योंकि उसने सिर्फ इतना किया है कि उसे घर तक लेकर आया है। ये कहते कहते रियो थोड़ा गंभीर हो जाता और एबेल को ये दुखद खबर देता है कि बाकी सभी लोग इस हादसे में मारे जा चुके हैं। एबेल उसे जवाब देता है कि उनके लिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं और ये खुलासा करता है कि बाकी सभी लोग स्मगलर्स थे। जैसे ही एबेल इस घटना के बारे में विस्तार से बताने वाला होता है उसके पेट में जोर से आवाज आती है। रियो मुस्कुराते हुए सुझाव देता है कि क्यों ना ये बातचीत दोपहर के खाने के समय जारी रखी जाए। अब जब दोनों एक दूसरे से थोड़ा परिचित हो चुके थे तो एबेल उससे पूछता है कि क्या उसके पास पहनने को कोई और कपड़े का सेट नहीं है। रियो बड़े सहज भाव से बताता है कि उसके पास वो जरूरी सामग्री ही नहीं जैसे धागा या कपड़ा जिनसे वो कपड़े बना सके। एबेल जवाब में कहता है कि रियो तो किसी पास के कस्बे से कपड़ा खरीद सकता है, लेकिन तुरंत ही उसे एहसास होता है कि रियो के पास शायद पैसे नहीं है क्योंकि वो एक मॉन्क की तरह जीवन जी रहा था। क्योंकि एबेल तो ये भी नहीं पता कि असल में वो किस जगह पर है और वो सिर्फ ये मानकर चल रहा है कि आसपास कोई ना कोई कस्बा जरूर होगा। तब रियो उसे पूरी हालात समझाता और बताता है कि आसपास कई मीलों तक कोई कस्बा नहीं है और इसी वजह से उसे ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा है। एबेल रियो से पूछता है कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करता है तो रियो जवाब में जब ये बताता है कि वो वाटर मैजिशियन है तो एबेल पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसकी जानकारी के अनुसार सेंट्रल प्रोविंस में सिर्फ 50% लोग ही जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर रियो थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि एंजल माइकल ने उसे बताया था कि सिर्फ 20% लोग ही जादू चला सकते हैं। अब एबेल कुछ जांचना चाहता था। वो रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे फिर से जहाज के मलबे तक लेकर चले। जब वो वापस समुद्र किनारे पहुंचते हैं तो चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहाँ कोई भी लाश नहीं होती। रियो ये अनुमान लगाता है कि शायद लाशें समुद्र में बह गई होंगी या किसी समुद्री राक्षस ने उन्हें खा लिया होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर रियो ने एबेल को ना बचाया होता तो शायद वो भी अब तक खा जाया चुका होता।
इस बात से एबेल खुद को और भी ज्यादा कर्जदार महसूस करता और कहता है कि भले ही वो दोनों अजनबी हैं, लेकिन रियो एक सच्चा दोस्त है। एबेल फिर उस जहाज के मलबे को खंगालता है, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिलती जिसके लिए वो वहां पर आया था। इसीलिए अब वो अपने अगले कदम का प्लान बदलता और तय करता है कि अब वो उत्तर दिशा में स्थित टाउन ऑफ लॉन जाकर अपने दोस्तों से मिलेगा। वो रियो को भी अपने साथ चलने को कहता है, ये कहते हुए कि उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत है क्योंकि उसे नहीं पता कि लॉन कहाँ पर है। लेकिन रियो को भी इस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एबेल का गाइड बनने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि वो कल यात्रा शुरू करेंगे क्योंकि उसे कुछ तैयारियां करनी है। एबेल ये मान लेता और दोनों इस फैसले पर हाथ मिलाते हैं। शाम को रियो अपने इस पहाड़ी जैसे जीवन को अलविदा कहता और जंगल की ओर निकलता है। वो डुलाना से भी विदा लेने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो कल रवाना होने वाले हैं, लेकिन एक दिन जरूर लौटने का वो उससे वादा भी करता है। वो अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करता है और एक आखिरी बार उसके साथ प्रैक्टिस युद्ध करना चाहता था। वो दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और एक लंबे युद्ध के बाद दुल्हाना ही विजयी होता है। अब जब विदाई का समय आता है तो दुल्हाना रियो को एक लास्ट गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट एक मेन कैरेक्टर के आउटफिट जैसा था और दुल्हाना रियो के आने वाले अगले जीवन के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। अगली सुबह रियो अपने नए कपड़े में एबेल के साथ उत्तर दिशा की ओर ट्रैवल पर निकल पड़ता है और अपने इस वीरान से जीवन को हमेशा के लिए छोड़ते हुए वो आगे बढ़ता है। रास्ते में उन्हें एक जंगली सूअर मिल जाता और एबेल स्थिति को संभालने के लिए आगे आता है। भले ही वो जादू नहीं जानता, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपनी चालों को तेज करता है और एक ही बार में उस सूअर को मार गिराता है। जंगल इतना घना और बड़ा था कि ऐसा लगता है जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उस रात उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे अपना कैंप लगाना पड़ता है। अगली सुबह वो अपनी यात्रा फिर से जारी रखते हैं और वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं जहां वो दूर पानी में एक लिजार्ड मैन कपल को उनके निजी पल में देखते हैं। एबेल उनसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, ये कहते हुए कि लिजार्ड मैन आमतौर पर बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए वो एक मोड़ लेकर अलग रास्ता पकड़ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर रियो अपने डिटेक्शन स्किल का उपयोग करते हुए महसूस करता है कि कुछ प्राणी उनकी ओर तेजी से दौड़ रहे हैं। उसे शक होता है कि शायद लिजार्ड मैन ने उन्हें देख लिया है। एबेल रियो से कहता है कि वो उसके पीछे रहे, लेकिन रियो मना कर देता है क्योंकि वो सुन सकता था कि कई दुश्मन के कदम उनके नजदीक आ रहे हैं। एबेल को लगता है कि रियो की जादू की शक्ति तब तक बेकार है जब तक उसके पास कोई मैजिक स्टाफ ना हो, लेकिन वो हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि रियो को ना तो स्टाफ की जरूरत है और ना ही कोई स्पेल चैंट की। वो बिना इन चीजों के भी जादू चला सकता है। एक झटके में रियो कई बर्फीले क्रिस्टल यानी कि आइस क्रिस्टल को समन करता है और उनके चारों ओर से आ रहे लिजार्ड मैन की ओर फेंक देता है। एक ही पल में वो चारों लिजार्ड मैन खत्म हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी लड़ाई खत्म हो जाती है और वो भी बड़े ही आसानी तरीके से। जब रियो इन मॉन्स्टर्स को हरा देता है तो एबेल उससे पूछता है कि उसने अभी जो किया वो आखिर था क्या, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन रियो को नहीं लगता कि इसमें कोई खास बात थी। वो कहता है कि उसने बस एक वाटर लैंसर का इस्तेमाल किया था। वो एबेल से कहता है कि ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एबेल उसकी बातों से सहमत नहीं होता, खासकर इसीलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि रियो ने एक साथ 4 लैंसर को बुलाया था, जबकि उसकी जानकारी के अनुसार मेजेज एक बार में सिर्फ एक ही जादू को इन्वोक कर सकते हैं। एबेल रियो से कहता है कि उसे इस बात की चिंता है और रियो भी ये बात मानता है कि वो भी इस बात से अनजान था। वो बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एबेल जिद करता है कि विंड मेजेज जिन्हें वो जानता है उनके लिए भी ये संभव नहीं है। रियो उसे याद दिलाता है कि वो वाटर मेज है, विंड मेज नहीं। आगे बढ़ने से पहले रियो एक मंत्र बोलता और पीने के लिए साफ पानी पैदा करता है। वो एबेल को याद दिलाता है कि वो दोनों थक चुके हैं और आगे का दिन लंबा होने वाला है, इसीलिए उन्हें पहले खुद को हाइड्रेट कर लेना चाहिए। एबेल पानी पी लेता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ बेचैनी थी। रियो ने जिन जादुई मंत्रों का प्रयोग किया था वो एबेल के लिए अजीब थे क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं था। लेकिन जब वो रियो से इस बारे में पूछता है तो रियो इसका कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों अपनी यात्रा पे आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे वो लूना के करीब पहुंचते हैं एबेल रियो को एक सिक्का देता है जिसे लूना में इस्तेमाल किया जा सकता है। रियो इससे बेहद एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में असली पैसे को हाथ में लिया था। रियो की उस खुशी को देखकर एबेल उसे समझाता है कि इस दुनिया में कई तरह की करेंसीज प्रचलित हैं और ये खास करेंसी किंगडम ऑफ नाइटली की है जिसमें लूना एक शहर है। वो आगे बताता है कि इस किंगडम में कुल 3 मुख्य शहर हैं, लूना, होंडेलो फेडरेशन और दूही एम्पायर। जैसे ही एबेल दूही का नाम लेता है रियो अचानक रुक जाता है, जिससे एबेल को लगता है कि शायद रियो का उस शहर से कोई पुराना रिश्ता रहा हो। वो उससे जब पूछता है तो रियो जवाब में कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल रियो सिर्फ उस शहर के नाम से ही चौंक गया था।
उसे लगता है कि ये नाम सुनने में कुछ अजीब लगता है। ये सोचकर वो हंसता है कि अगर वो उस शहर का मेंबर होता तो खुद को उस नाम से पहचान कराना उसे अच्छा नहीं लगता। उसके लिए ये बहुत अच्छी है कि वो सच में उस शहर से नहीं है। वो दोनों इस बात पर थोड़ी देर तक हंसी मजाक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो कुछ चट्टानों के पास पहुंचते हैं तो एबल देखता है कि एक चट्टान हिल रही है। वो तुरंत हमला करता है और रियो भी उसकी मदद के लिए शामिल हो जाता है, लेकिन तभी वो समझ जाते हैं कि वो एक रॉक गोलेम के नेस्ट में घुस आए हैं। वो चट्टान बार बार खुद को जोड़कर दोबारा जीवित हो जाती थी। एबल अपनी तलवार से उसमें छेद करता है, लेकिन फिर से वो रीजनरेट्स हो जाती थी। जब एबल की तलवार बेअसर साबित होती है तब रियो आगे आकर एक 10 लेयर वाली आइस रॉक का इन्वोक करता है और 2 चट्टानों पर वार करता है। यह हमला इतना शक्तिशाली होता है कि वो चट्टानों को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। फिर वो बाकी के चट्टानों पर भी यही हमला दोहराता है। जब वो आखिरी रॉक गोलेम तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो चुपचाप लेटा हुआ है और बिल्कुल नहीं हिल रहा। रियो तुरंत समझ जाता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी पीठ के बल लेटा है और इन गोलेम की शक्ति जमीन से आती है। जब वो अपनी पीठ के बल गिरते हैं तो पूरी तरह से पावरलेस हो जाते हैं। वो अपने पैरों के नीचे एक मैजिक कोर भी देखते हैं और एबल पहचान लेता है कि ये गोलेम कई सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके होंगे, इसीलिए ये कोर बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। वो तय करते हैं कि इस कोर को टूर स्पॉइल यानी कि यात्रा की लूट के रूप में साथ ले लेंगे। रियो बाकी गोलेम से भी कोर लेने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि बाकी गोलेम्स अभी भी आइस रॉक से लड़ रहे हैं, इसीलिए वो बिना किसी आवाज के वहां से निकल लेते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। रियो सोचता है कि बस एक साधारण सा मेंढक है, लेकिन एबेल को लगता है कि ये एक बेहेमौत है। जिंदगी उन्हें ये बहस करने का समय भी नहीं देती कि ये वास्तव में क्या है, क्योंकि उसी समय कई वेबरेंस उड़ते हुए वहां पर आ जाते हैं और अब वो दोनों एक युद्ध क्षेत्र के बीच में थे। लेकिन साथ ही किस्मत भी उनके साथ थी, क्योंकि बेहेमौत भी इस लड़ाई का हिस्सा है और वो जानते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। और वो सही साबित होते हैं क्योंकि बेहेमौत जादू का प्रयोग करता और अंत में विजयी रहता है। रियो अब तक की अपनी यात्रा से बेहद रोमांचित हो चुका था। रात को वो आग जलाते हैं और आपस में बातें करते हैं। रियो एबेल से मजाक करता है कि उसने सोचा था कि एबेल भी बेहेमौत से लड़ेगा और वो उस लड़ाई का दूसरा दौर देख पाएगा। रियो का स्वभाव थोड़ा शरारती है, लेकिन ये सब एक मजाक था। वो उस मैजिक निगेशन के बारे में पूछते हैं जिससे जादू के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता था, जिसे बेहेमौत ने लड़ाई में उपयोग किया था। एबेल कहता है कि उसने ऐसा केवल डंजन ट्रैप में देखा है। डंजन की बात सुनकर रियो बहुत उत्साहित हो जाता है और जब एबेल ये नोटिस करता है तो वो पूछता है कि क्या रियो को डंजन में दिलचस्पी है। रियो जवाब में तुरंत ही हाँ कहता है। वो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही डंजन है और वो लूना में स्थित है, वही शहर जहाँ पर वो अभी जा रहे थे। रियो एबेल से चिढ़ते हुए कहता है कि उसने ये बात उससे छुपाई थी और पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन एबेल जोर देकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि रियो को डंजन में दिलचस्पी होगी। जब रियो जिद करता है कि वो और क्या क्या बातें उससे छुपा रहा है तो एबेल उससे पूछता है कि क्या उसने कभी ड्वार्फ्स और एल्फ्स को देखा है, क्योंकि वो सच में बहुत भाग्यशाली है। लूना में कई सारे ड्वार्फ्स रहते हैं और वो बेहद ताकतवर होते हैं। जब एबेल ये बात कहता है तो रियो कहता है कि वो पहले से ही जानता है, जिससे एबेल हैरान हो जाता है कि रियो को ये जानकारी कैसे हो सकती है। फिर एबेल आगे बताता है कि लूना में केवल एक एल्फ है और रियो तुरंत कहता है कि वो उससे भी परिचित है। वो अपनी यात्रा पहाड़ियों की ओर जारी रखते हैं और रियो एबेल को बताता है कि जैसे ही वो उस पहाड़ी को पार करेंगे उन्हें एक इंसानी बस्ती मिलेगी। एबेल को उम्मीद नहीं थी कि रियो को इस बारे में जानकारी होगी, इसीलिए वो रियो से पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता है। तो रियो को याद आता है कि ये बात उसे ड्रैगन ने बताई थी जब वो बात कर रहे थे, लेकिन उसे पता है कि एबेल उस पर यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो बस इतना कहता है कि इस बात को जाने दो। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं एक हाई लेवल मॉन्स्टर उन्हें धमकाता है। एबेल उसकी उपस्थिति को महसूस करता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो सामने खड़ी विशाल पर्वत सी आकृति को देखता है तो वो इतना डर जाता है कि ना तो लड़ने का सोच पाता और ना ही ठीक से सांस ले पाता है। लेकिन सौभाग्य से रियो उसका ध्यान भटकाता है और उस मॉन्स्टर की ओर मांस का एक टुकड़ा फेंकता है। जैसे ही वो पक्षी जैसा मॉन्स्टर मांस निगलता है वो उन दोनों को छोड़ देता है। एबेल राहत की सांस लेता और शुक्र मानता है कि सब कुछ ठीक रहा। वो खुश है कि रियो ने उसकी जान बचा ली। वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि इस इलाके में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ के मॉन्स्टर वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। वो इंसानों से लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ और ही चल रहा है। उन्हें ये भी याद आता है कि वेब्रन्स हमेशा उत्तर की दिशा से उड़ते हुए आते हैं। इससे वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद वो नॉर्थ माउंटेन के पास हैं।
वो पहाड़ी के किनारे झांकते हैं और देखते हैं कि कई सारे वेबरन किसी और मॉन्स्टर की लाश को खा रहे थे। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी सोच बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पर एबेल प्लान बनाता है कि उन्हें इनसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन रियो सोचता है कि उन्हें लड़ना ही होगा और अगर लड़ाई करनी है तो ये सबसे अच्छा मौका है जब वेवरन जमीन पर है। वो दोनों लड़ाई में उतरते और जीत भी जाते हैं, लेकिन तभी और भी कई सारे वेवरन उड़ते हुए उनकी ओर आते हैं। रियो अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए उन्हें आसमान से गिरा देता है। तो वहीं एबेल उनकी जेम्स को लेने चला जाता है। एबेल अब तक की लड़ाई से बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था, इसीलिए जब और भी मॉन्स्टर्स आते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है और बिना डरे उनका सामना भी करता है। और जब उनकी लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती है तो वो एक दूसरे की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और अब उन दोनों की एक शानदार जोड़ी भी बन चुकी थी। वो दोनों अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस दौरान दोनों एक दिलचस्प बातचीत में उलझ जाते हैं और चर्चा का विषय होता है कि क्या उन्हें फिर से कभी वेवनर्स जैसी खतरनाक मॉन्स्टर से टकराना चाहिए। रियो को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो इन राक्षसों से लड़ने में और भी मजा आता था, लेकिन एबेल इस विचार से ही कांप उठता है। वो दोबारा वैसा खतरा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो इस बात से संतुष्ट है कि पिछली बार रियो ने उन वेवनर्स से लड़ाई की थी, क्योंकि अब उनके पास एक भारी थैला जादुई पत्थरों से भरा हुआ है और ये पत्थर बेहद कीमती हैं और उन्हें बेचकर वो दोनों काफी पैसे कमा सकते हैं। वो दोनों उत्तर दिशा में काफी दूर तक चलते हैं और उन्हें एक दूर एक पतली सी सड़क नजर आती है जो उन्हें एक संभावित कस्बे की ओर ले जाती दिख रही थी। एबेल चारों ओर नजर दौड़ाता और गौर करता है कि वो सड़क पूरब की ओर जाती हुई नजर आ रही है और सामने एक विशाल बर्फीला पहाड़ भी खड़ा है। ये देखकर एबेल के मन में आता है कि शायद उन्हें पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए। वो उन बर्फ से ढके पहाड़ों को पहचानता है, लेकिन रियो को इस बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। वो बस इतना कहता है कि अगर वो इस पहाड़ को पूरब की ओर फॉलो करे तो उन्हें क्यादी नाम का एक टाउन मिलेगा। रियो ये सुनकर खुशी से झूम उठता है और बड़े ही एक्साइटमेंट से बताता है कि वो कितनी शिद्दत से एक असली बिस्तर पर सोने को मिस कर रहा था। एबेल ये सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि रियो दरअसल एक रिलैक्सर टाइप इंसान है। अब तक तो उसने उसे बस एक गुफावासी या यूं कहें कि एक क्रेजी फाइटर ही समझा था, जिसे सिर्फ लड़ाइयों से मतलब है और हर समय बस मॉन्स्टर का शिकार करना चाहता है। खैर, क्यादी पहुंचने से पहले ही एबेल रियो को सलाह देने लगता है कि वहां पर पहुंचकर उसे क्या क्या करना चाहिए। वो रियो को वहां की प्रसिद्ध लोकल क्यूजीन के बारे में बताता है, जो उसके अनुसार बेहद ही स्वादिष्ट और दिल को लुभाने वाली होती है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता और दोनों उस छोटे से टाउन क्यादी में पहुंच जाते हैं। शहर में घुसते ही वो सीधे एक स्थानीय रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं और वहां बैठकर खाना ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर एबेल रियो को एडवेंचर गिल्ड्स के बारे में जानकारी देता है। वो बताता है कि एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने के कई फायदे हैं और रियो जैसे ताकतवर इंसान को ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। वो आगे कहता है कि एडवेंचरर गिल्ड का गिल्ड कार्ड एक तरह का पहचान पत्र होता है जो किसी व्यक्ति को पूरे राष्ट्र में बिना किसी परेशानी के स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। रियो को ये आइडिया बेहद ही पसंद आता है, खासकर इसीलिए क्योंकि जब वो टाउन में घुस रहे थे तब गेट पर खड़े गार्ड को एबेल को रियो के लिए एक सिल्वर कॉइन देना पड़ा था। एबेल उसे गिल्ड के एक और बेहतरीन फायदे के बारे में बताता है। वो ये है कि रियो अपने पास जमा किए गए मैजिक स्टोन्स और मॉन्स्टर लूट को गिल्ड के जरिए ट्रेड कर सकता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इसके लिए रियो को एक अल्केमिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि रियो को पहले से ही केमिस्ट्री में गहरी रुचि है। तो वो अल्केमी के विचार से तुरंत ही आकर्षित हो जाता है और अब गंभीरता से एडवेंचरर बनने के बारे में सोचने लगता है। इतने में एक वेट्रेस उनके पास आती है और उन्हें करी और चावल सर्व करती है। जैसे ही रियो पहला कोर खाता है वो ईमानदारी से चौंक उठता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस अनजान दुनिया में भी उसके पुराने संसार जैसा साधारण और पसंदीदा खाना उपलब्ध है और वो बेहद ही खुश होकर जल्दी जल्दी खाने लगता है और अगली सुबह उठते ही वो फिर से करी की ही तारीफ करता है, जिससे एबेल को यह एहसास होता है कि शायद ये गुफावासी कभी ढंग का खाना खाता ही नहीं था। और जब रियो पूछता है कि एबेल ने उसे टाउन में करी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, तो वो मजाक में कहता है कि शायद एबेल उससे और भी कुछ जूसी सीक्रेट छुपा रहा है। ये सुनकर एबेल थोड़ा घबरा जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो शायद वाकई कुछ रहस्य छुपा रहा हो। इसके बाद वो दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस बार उनका रास्ता हरे भरे मैदानों और लहलहाते खेतों से होकर गुजरता है। यात्रा ज्यादा लंबी नहीं होती और वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लोन टाउन की बाहरी सीमाओं पर वो पहुंच चुके थे। जब वो एंट्रेंस गेट के पास पहुंचते हैं तो वहां का गार्ड एबेल को देखते ही पहचान लेता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अनुसार तो एबेल गायब हो गया था और सबने ये समझा था कि उसकी मौत हो चुकी होगी। एबेल के पास उस समय सारी बात समझाने का समय नहीं होता, इसलिए वो गार्ड को बस इतना बताता है कि रियो जो उसके साथ खड़ा है उसने उसकी जान बचाई है। वो गार्ड रियो को इसके लिए धन्यवाद कहता और बेहद उत्साह से उससे हाथ मिलाता है। चूंकि रियो अब भी एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, उसे शहर में प्रवेश के लिए शुल्क देना पड़ता है और एबेल एक बार फिर से उसके लिए गार्ड को एक सिल्वर कॉइन देता है।
गार्ड एक बार फिर एबल का दिल से स्वागत करता है और पूछता है कि अब आगे क्या करने वाला है वो। उस बातचीत को सुनकर रियो ये बात समझ जाता है कि एबल इस शहर में न सिर्फ प्रसिद्ध है बल्कि काफी लोकप्रिय भी है और लोगों से अच्छे खासे संबंध हैं इसके। बहरहाल एबल और रियो सीधा एडवेंचरर गिल्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एबल रियो को बताता है कि सामान्यतः जब कोई व्यक्ति गिल्ड में रजिस्टर करता है तो उसकी रैंक एफ से शुरू होती है, लेकिन चूंकि एबल खुद एक अनुभवी और सम्मानित एडवेंचरर है, वो रियो की काबिलियत की गारंटी दे सकता है और उसकी इस सिफारिश की वजह से रियो को ई या शायद डी रैंक से भी शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। इस दुनिया में भी वही आम रैंकिंग नियम लागू होते हैं, यानी जितनी ऊंची रैंक उतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभदायक क्वेस्ट भी। एबल को पूरा विश्वास होता है कि रियो को शायद कभी कोई क्वेस्ट करनी ही ना पड़े, क्योंकि वो मानता है कि रियो के पास इतने जादुई पत्थर हैं कि वो उन्हें बेचकर वो बेहद अमीर हो सकता है। यहाँ तक कि एबल ये तक कहता है कि अगर वो सारे स्टोन्स एक साथ बेच दे तो पूरी की पूरी मार्केट क्रैश हो सकती है। इसीलिए वो चाहता है कि वो पहले गिल्ड मास्टर से सलाह ले कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। वो गिल्ड हॉल के अंदर प्रवेश करता और वहां पर मौजूद लोग जैसे ही एबल को देखते हैं वो सारे खुशी से झूम उठते हैं। दर्जनों लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, हैरानी और खुशी के साथ। सबको तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त एबल जिंदा है और सही सलामत वापस लौट आया है। ये देखकर रियो मुस्कुरा उठता है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त इतना पॉपुलर भी हो सकता है। भीड़ से खुद को अलग रखने के लिए वो गिल्ड से बाहर निकल जाता और हल्की सी सैर पर निकल पड़ता है। और वहीं टहलते टहलते उसकी नजर एक एल्फ लड़की पर पड़ती है जो उसकी पोशाक को देखती है और उसमें गहरी दिलचस्पी लेती है। वो कहती है कि ये पोशाक हूबहू फेरी किंग जैसी लग रही है। रियो चौंक जाता है क्योंकि उसने कभी फेरी किंग के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन वो लड़की उसे कुछ भी समझाने के बजाय कहती है कि उसे जल्दी है और शायद वो जल्दी दोबारा मिलेंगे। उधर एबल गिल्ड हॉल से बाहर आता है। वो रियो को ढूंढता और उसे फिर से अंदर ले जाता है। वो सबके सामने रियो का परिचय कराता और बताता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी जान बचाई थी। जैसे ही रियो सामने आता है वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और ईमानदारी से उसका धन्यवाद करते हैं। इस सम्मान और गर्मजोशी से भरे स्वागत से रियो के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। ये वो पल था जब उसने खुद को इस नई दुनिया में पहली बार स्वीकार किया हुआ महसूस किया था। जब सभी लोग अपनी अपनी गतिविधियों में लौट जाते हैं तब एबल रियो को गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता है ताकि वो रियो का रजिस्ट्रेशन शुरू करवा सके। वो रिसेप्शनिस्ट से रियो को एक डी रैंक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करने को कहता है और उसे व्यक्तिगत रूप से एंडोर्स करता है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट को यकीन नहीं होता, क्योंकि क्रिम्सन स्वॉर्ड जैसी पार्टी से किसी को भी कभी व्यक्तिगत एंडोर्समेंट नहीं मिला था। वो बताती है कि ये पहली बार है जब इस पार्टी में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, जिससे ये तो स्पष्ट होता है कि रियो कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन फिर भी वो रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देती है, लेकिन ये भी कहती है कि रियो को एक फिजिकल असेसमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। इस समय एबल गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता था। वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक मीटिंग रूम में ले जाती है और जैसे ही वो ह्यूज जो कि गिल्ड मास्टर है उसे बताती है कि एबल वापस आ गया है। ह्यूज तेजी से कमरे में दाखिल होता है। वो ये सुनकर ही हैरान हो जाता है कि कोई उस विशाल पर्वत को पार करके जिंदा लौट आया है, चाहे वो खुद गिल्ड मास्टर ही क्यों ना हो। एबल ह्यूज से आग्रह करता है कि सिर्फ ये तथ्य ही काफी होने चाहिए कि रियो को रैंक अप कर दिया जाए, क्योंकि उसके अनुसार बिना किसी स्पेशल स्किल के कोई भी व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता। ह्यूज उसकी बातों से सहमत होता है और रियो को रैंक अप करने के लिए तैयार हो जाता है। उनकी बातचीत अभी पूरी नहीं होती कि अचानक एक टीम कमरे में घुसती है और वो टीम एबल की होती है, जिनमें लिन, वैरेन और रिया होते हैं। और जैसे ही लिन एबल को देखती है वो घुटनों के बल गिर जाती है, आंखों में आंसू लिए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो एबल को कभी फिर से देख पाएगी। एबल उनके पास जाता और माफी मांगता है कि उसने उन्हें चिंता में डाला। वो स्वीकार करता है कि अगर रियो ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो भी जीवित नहीं होता, इसीलिए असली धन्यवाद रियो को जाना चाहिए। ह्यूज समझ जाता है कि पार्टी के पास एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करने को होगा, इसीलिए वो उन्हें वो रूम यूज करने देता है और गिल्ड क्लर्क नेना को बोलता है कि वो रियो को रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक मटेरियल तैयार करे। इसके लिए वो रियो को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एबल उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें एक साथ कुछ जरूरी काम करना है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन के बाद गिल्ड में ही उसका इंतजार करे। रियो ह्यूज के साथ जाता और ह्यूज पढ़ लेता है कि रियो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि एबल कितना फेमस है। ह्यूज उसे बताता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी इस गांव की सबसे मजबूत पार्टी है और एबल की अनुपस्थिति ने सभी को बहुत ही प्रभावित किया है। रियो पूछता है कि क्या वो डैंक में रजिस्टर होने वाला है, तो ह्यूज उसे बताता है कि हाँ, ये वही गिल्ड है। ह्यूज मानता है कि एबल बेहद स्ट्रांग है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर उसके पास अच्छा सपोर्ट नहीं होता तो वो इतना कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए उसे यकीन है कि रियो भी एक असाधारण व्यक्ति है। वो उसे एक दूसरे ऑफिस में ले जाता और नेना वहाँ रजिस्ट्रेशन मटेरियल लेकर पहुंचती है। ह्यूज उसे पेपर वर्क सौंपता है और खुद अपने बाकी गिल्ड के दस्तावेजों में लग जाता है।
नैना रियो से मिलती और अपना परिचय देती है। वो एक बुक लेकर आती है और रियो से उसकी स्किल्स लेवल और डंजन्स के अनुभव के बारे में सवाल करती है। जब रियो कहता है कि वो कभी किसी डंजन में नहीं गया तो वो बताती है कि हर महीने डंजन क्लासेस होती है और पूछती है कि क्या वो उसमें नामांकन कराना चाहता है। तो रियो हाँ कहता है। वो बताती है कि अगली क्लास कुछ दिनों में सुबह 9 बजे है। रियो ये सुनकर थोड़ा चौंकता है कि यहाँ टाइम सिस्टम भी मौजूद है और नैना बताती है कि शहर के बीच में एक घड़ी है जो समय दिखाती है। वो ये भी बताती है कि चूंकि रियो के पास रहने की कोई जगह नहीं है इसलिए वो गिल्ड लॉज में 300 दिन तक रह सकता है। पेपर वर्क पूरा होने के बाद वो एक सिस्टम पर अपना हाथ रखने को कहती है तो सिस्टम उसकी जानकारी उसके कार्ड पर प्रिंट करता और रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद वो बाहर निकलते और ह्यूज बहुत प्रसन्न होता है कि एबल लौट आया है। वो कहता है कि एबल की अनुपस्थिति ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया था। रियो फिर से एबल के पास लौटता है जो उसे शहर में घुमाने ले जाता है। एबल बताता है कि वो अब उन मैजिक स्टोन्स का पैसा लेने जा रहे हैं जो उन्होंने बेचे हैं और साथ ही वो रियो के लिए कुछ कपड़े और एक स्टाफ भी खरीदना चाहता है। रियो इस सद्भावना की सराहना करता है लेकिन पूछता है कि वो स्टाफ क्यों। एबल कहता है कि एक मैजिशियन को स्टाफ का उपयोग करना चाहिए लेकिन रियो कहता है कि वो बिना इसके भी ठीक है और वो हमेशा अपनी तलवार के साथ तैयार रहता है। एबल को लगता है कि उसके पास तलवार है ही नहीं लेकिन रियो अपनी कमर पर बंधी छोटी सी तलवार दिखाता है लेकिन एबल उसे सिर्फ एक नाइफ समझता है। लेकिन रियो कहता है कि वो एक असली तलवार है और वो उसका उपयोग अच्छे से करता है। एबल अब तक रियो की जिंदगी को एक रहस्य की तरह देख रहा था और उसके पास भी अब भी बहुत से सवाल हैं जो वो रियो से पूछना चाहता है। उसके शॉपिंग और कई सवाल जवाब के बाद रियो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में भी 24 घंटे का एक दिन होता है, 7 दिनों की एक हफ्ता होता है और 30 दिनों का एक महीना होता है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह। करी जैसी चीजें खाने के बाद वो अनुमान लगाता है कि शायद कोई ना कोई इंसान पृथ्वी से इस वर्ल्ड में पुनर्जन्म हुआ है और उसने इस जगह को बदल दिया है। इसके बाद एबल उसे फिर से मिलकर उन सभी चीजों के लिए उसकी सराहना करता है जो उसने खरीदी थी। फिर वो रियो को बताता है कि अब उन्हें एक और जगह पर जाना है और कहता है कि वो गेस्ट ऑफ ऑनर है और वो इनकार नहीं कर सकता। एबल उसे उसकी वेलकम पार्टी में ले जाता है जहाँ वो पूरी रात मस्ती करते हैं और शराब में डूब जाते हैं। अगली सुबह रियो थका होता है और नैना के साथ अपनी लॉज की ओर चल रहा होता है। नैना मानती है कि उसकी रात बहुत मस्ती भरी रही होगी। वो बताती है कि राज जो एबल का भाई है रियो से अलग ही नहीं हो रहा था क्योंकि वो उसके द्वारा किए गए कामों के लिए बहुत ही आभारी था। लेकिन रियो की थकान की असली वजह ये थी कि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। वो अंततः लॉज में पहुंचते और नैना दरवाजा खोलती है। कमरे में पहले से 2 लोग मौजूद होते और नैना रियो को उनका रूममेट बताकर परिचय कराती है। वो दोनों रूममेट्स नील्स और ऑटो रियो से हाथ मिलाते हैं और नैना रियो को अगले दिन की क्लास की याद दिलाकर चली जाती है। नैना के जाते ही नील्स नैना की सुंदरता की तारीफ करता है लेकिन ऑटो को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो रियो से बात करना शुरू करता और दोनों एक दूसरे के साथ कैजुअल तरीके से रहने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी नैना फिर से दरवाजा खटखटाती है और एक और रूममेट एमिन को लेकर आती है। एमिन बहुत छोटी लगती है और जब उससे उसकी उम्र पूछी जाती है तो वो बताती है कि वो 16 साल की है। उसके माता पिता की हाल ही में मौत हो चुकी है इसीलिए उसने एडवेंचरिंग से कमाने का निर्णय लिया है। नैना सबको उसे वेलकम करने को कहती है और रियो से कहती है कि वो अगली सुबह क्लास में उसके साथ आए। उसी समय दूसरी ओर एबल अपनी पार्टी को रियो के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे उसने बिना स्टाफ के मैजिक का इस्तेमाल किया, कैसे उसने आइस ब्लॉकर से वाइवनर्स को मारा और भी बहुत कुछ। लिन को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वो कहती है कि ये मैजिक थ्योरी के खिलाफ है क्योंकि दूरी और निकटता का एक प्रभाव होता है। एबल जोर देकर कहता है कि उसने जो देखा वही कह रहा है। रिया कहती है कि केवल एक ही लीजेंड इतना ताकतवर था जो था इन्फेर्नो मैजिशियन। वो सभी इस पर चर्चा करते हैं कि शायद रियो वही लीजेंड है लेकिन उन्हें यकीन नहीं क्योंकि किसी ने उसे सच में देखा नहीं। लेकिन फिर सभी को एक चिंता होती है कि अगर रियो इतना ताकतवर है तो क्या वो उनके खिलाफ हो सकता है या एम्पायर को समर्थन दे सकता है। लेकिन एबेल उन्हें भरोसा दिलाता है कि रियो कभी भी दूही एम्पायर को समर्थन नहीं देगा क्योंकि वो तो उस नाम से ही नफरत करता है। दूसरी ओर रियो अपने रूममेट्स के साथ मजाक कर रहा था और सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है और शायद अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से आगे और भी बदलने वाली है। और जब अगले दिन वो डंजन क्लास ले रहा होता है तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर ये घोषणा करता है कि उन्होंने डंजन एक्सप्लोरेशन की इंट्रोडक्टरी लेसन पूरी कर ली है और उस दोपहर में वो एक असली डंजन में एंटर करेंगे। एमन इस बात को लेकर काफी नर्वस दिख रहा होता है तो रियो उसे सलाह देता है कि खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, नहीं तो डंजन एक्सप्लोरेशन शुरू होने से पहले ही वो थक जाएगा। जब इंस्ट्रक्टर पूछता है कि किसी को कोई सवाल है तो रियो हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप पहले से क्लियर्ड किसी डंजन लेयर तक इंस्टेंटली ट्रैवल कर सको। इंस्ट्रक्टर इस सवाल से इम्प्रेस होता है लेकिन समझाता है कि ऐसा फीचर केवल साउदर्न प्रोविंस के कुछ डंजन्स में होता है। वो आगे कहता है कि लूना में ऐसे डंजन मौजूद नहीं है और कम से कम उसकी नॉलेज में तो अब तक नहीं है
और उसने इसके बारे में सिर्फ अफवाहों में सुना है। एमन रियो की नॉलेज से काफी इम्प्रेस होता है और सोचता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो डैंक तक पहुंचा हो, लेकिन रियो तुरंत ही बात को बदल देता और कहता है कि उसने भी बस ये किसी और से सुना ही था। दोपहर में जब नए एडवेंचर्स तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये शहर लगभग पूरे डंजन के चारों ओर ही बना है। उन्हें बताया जाता है कि हर कुछ सालों में डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे ग्रेट टाइडल बोर कहा जाता है। इंस्ट्रक्टर आगे बताता है कि इस दौरान कुछ मॉन्स्टर्स सतह तक आ जाते हैं और यही वजह है कि शहर में डबल लेयर्ड वॉल बनाई गई है शहर के प्रोटेक्शन के लिए। रियो समझता है कि आउटर वॉल शहर को बाहरी खतरों से बचाने के लिए है, जबकि इनर वॉल डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर से रक्षा करती है। एमन जो पहले से ही नर्वस था वो सोचता है कि ये तो किसी डिजास्टर से कम नहीं लगता, लेकिन इंस्ट्रक्टर उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये सब सिर्फ हर कुछ सालों में ही होता है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो लोग डंजन में प्रवेश करते हैं, रियो देखता है कि एमन अभी भी काफी टेंस लग रहा है, तो वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो सब एक साथ हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि पहले फ्लोर पर कोई डेंजरस मॉन्स्टर्स नहीं होते, इसलिए वो आराम से स्टार्टिंग एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हुए वो कुछ स्पॉट करते और वहीं पर रुक जाते हैं। रियो एमन से कहता है कि वो आइस मैजिक से उस क्रिएचर को पकड़ कर रखेगा और एमन को तब तक मौका मिलेगा उसे अटैक करने का। और जल्दी वो एक सोल्जर एंट के सामने आते हैं और रियो को बिगिनर्स गाइड से याद आता है कि इसे मारने का सबसे आसान तरीका इसके गले के बेस पर स्ट्राइक करना है। रियो फिर अपने 8 आइस लैंसेस फायर करता है, जिससे एंट को जकड़ लिया जाता और एमन को फिनिश करने को वो कहता है। एमन आगे बढ़ता और एंट के गले के पास खड़े होकर एक जोरदार हमला करता है, जिससे उसका सर अलग हो गया था। इस पर वो अपने स्किल्स को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करता और रियो को धन्यवाद कहता है। रियो उसे कहता है कि अपनी पहली एक्सपेडिशन की ट्रॉफी के तौर पर वो मैजिक स्टोन को कलेक्ट करे। एमन पूछता है कि क्या ऐसा करना अलाउड है, तो रियो समझाता है कि एडवेंचरर्स के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है और वो लोग डंजन से ही अपने लिविंग कमाते हैं। जब वो स्टोन निकालते हैं तो दोनों को अपने सक्सेस पर थोड़ा गर्व और खुशी भी महसूस होती है। उसी रात वो लोग गिल्ड वापस लौटते हैं। अपनी पहली डंजन विजिट और फर्स्ट किल सेलिब्रेट करने के लिए नील्स कहता है कि काश वो थोड़ा अल्कोहल ले सकते, लेकिन इडो कहती है कि गिल्ड में शराब सर्व नहीं की जाती और बाहर से लाना भी अलाउड नहीं है। वो सोचता है कि शायद ये एडवेंचरर्स को ड्रिंकिंग से डिस्करेज करने के लिए किया गया होगा। वहीं नील्स कहता है कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो लोग बस अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। इडो बात बदलती है और कहती है कि वो बस इस बात से काफी इम्प्रेस है कि उन्होंने अपने पहले ही डंजन एक्सकर्शन में एक सोल्जर एंट को हरा दिया। एमन कहता है कि ये सब रियो की वजह से मुमकिन हो पाया है, क्योंकि उसने एंट को पिन कर दिया था, जिससे उसे स्ट्राइक करने का मौका मिला। लेकिन रियो एमन के स्वॉर्ड स्किल की तारीफ करता है और कहता है कि उसे खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। वहीं नील्स को इस बात की खुशी होती है कि वो लोग मैजिक स्टोन को ले पाए। इडो पूछती है कि वो कल क्या करने वाले हैं, तो एमन कहता है कि वो फिर से डंजन जाना चाहता है, लेकिन अकेले जाने को लेकर वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है। रियो कहता है कि वो उसके साथ ही चलेगा और सजेस्ट करता है कि वो लोग तीसरे फ्लोर तक जाने की कोशिश करेंगे, जिस पर एमन खुशी से सहमत हो जाता है। रियो को अजीब लगता है कि पहली फ्लोर में ही एंट मिल गया और नील्स बताता है कि आमतौर पर वहाँ बस बैट्स ही होते हैं। इडो बताती है कि पिछले कुछ महीने में रिपोर्ट्स आई है कि एंट्स पहली और दूसरी फ्लोर पर दिखाई दी है, जिससे रियो ये सोच में पड़ जाता है कि वो वहाँ पर क्यों है। तभी एबल पीछे से आता और बातचीत में शामिल होता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एंट्स खुद की टनल खोदकर पहली फ्लोर तक पहुँच सकते हैं। रियो सोचता है कि वेटरन एडवेंचरर्स को रुकीज को चुपके से डराना नहीं चाहिए, खासकर जब उसके दोस्त आराम कर रहे हों। लेकिन एबेल कहता है कि वो बस कुछ एक्सपर्ट नॉलेज शेयर कर रहा था ताकि वो रिलैक्स महसूस करे। एबेल रियो के रूममेट्स को बताता है कि भले ही रियो स्ट्रांग है, लेकिन उसमें कुछ पर्सनालिटीज इश्यूज भी हैं, इसीलिए उन्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। वहीं रियो सोचता है कि उसे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जब वो लोग समझते हैं कि एबेल क्रिम्सन स्वॉर्ड से है, तो नील्स तुरंत ही उछल पड़ता और प्राउडली कहता है कि वो एक F रैंक स्वॉर्ड्समैन है और एबेल उसका हीरो है। वो एबेल से हाथ मिलाने को कहता और एबेल खुशी से सहमत भी हो जाता है, जिससे नील्स की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। एबेल फिर उन्हें सलाह देता है कि वो खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डाले और याद रखे कि सर्वाइवल ही हर एडवेंचरर की टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए। नील्स वादा करता है कि वो इसे याद रखेगा, लेकिन रियो सोचता है कि एबेल गिल्ड हॉल में इतनी देर से क्यों आया। एबेल बताता है कि उनका लास्ट क्वेस्ट उम्मीद से ज्यादा ही टफ था और उसे कंप्लीट करने में उसे ज्यादा वक्त लग गया। वो कहता है कि वो लोग अभी अभी लौटे हैं, लेकिन तभी उसके पार्टी मेंबर वहां पर आ जाते हैं और उसे वहां पर देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट करना था।
एबेल यहाँ पर बहाना बनाता है कि वो तो बस नए एडवेंचर्स को गाइड कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त वॉरेन उसे उठाकर अपने कंधे पर ले जाता है। एबेल रियो की मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन रियो कहता है कि मिशन रिपोर्ट करना जरूरी है और एक पार्टी लीडर के तौर पर एबेल को अपना काम करना चाहिए। एबेल को उसका ये जवाब पसंद नहीं आता और वो मजाक में रियो को एक गद्दार कहता है। जाने से पहले लिन चुपके से रियो के पास आती है और कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे उसे घूरते रहती है। कुछ मिनट के बाद रियो के दोस्त क्रिम्सन स्वॉर्ड पार्टी से काफी इम्प्रेस होकर बातें कर ही रहे होते हैं। जब वो एबेल की तारीफ कर रहे होते हैं तो रियो समझ नहीं पाता कि वो लोग उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। उधर जब एबेल को गिल्ड मास्टर के पास ले जाया जा रहा होता है तो रिया लिन से कहती है कि लोगों को घूरा मत करो। वो शायद सोच रही थी कि लिन रियो को कैसे देख रही थी, लेकिन लिन जवाब देती है कि जब एबेल ने उसकी तारीफ की हो तो कोई भी क्यूरियस हो जाएगा। एबेल फिर कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी बाकी लोग भी खुद रियो की पावर देखेंगे। हालांकि बाकी लोग बस यही सोचते हैं कि वो कूल बनने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह एमन डंजन वापस जाने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन रियो उसे याद दिलाता है कि धीरे चलो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो डंजन के अंदर पहुंचते हैं उन्हें तुरंत मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। रियो उन पर आइस लेंसेस का फायर करता है, जबकि अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट एमन एक वुल्फ के झपटने पर तेजी से रिएक्ट करता है और उसकी बॉडी को आसानी से काट डालता है। तभी एक और वुल्फ चुपके से एमन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रियो फिर से आइस लेंसेस से हमला करता है, जिससे एमन को फिनिश करने का मौका मिल जाता है और हर फाइट के साथ एमन की सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ती जाती है। जब वो सारे वुल्फ्स को हरा देते हैं तो रियो एमन से कहता है कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप उसे एबेल की याद दिलाती है। फिर उसे याद आता है कि एमन ने पहले बताया था कि उसका टीचर भी एक फॉर्मर एडवेंचरर था जो उसी गांव से था। एमन बताता है कि उसके टीचर का नाम कीरा है और उसने कैपिटल के एक वेल नोन स्कूल में ट्रेनिंग ली थी। रियो कहता है कि उसे लगता है एमन में एबेल जैसा महान स्वॉर्ड्समैन बनने की पोटेंशियल है। एमन उससे काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि वो एक मेज होने के बावजूद भी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में इतना जानता है। रियो बताता है कि वो भी कभी एक मेंटर के साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन उसकी फाइटिंग स्टाइल ओरिजिनल है, इसीलिए वो नहीं जानता कि उसमें कितना स्किल है। फिर रियो एमन से पूछता है कि क्या वो आगे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, तो एमन हाँ कहता है, लेकिन रियो सोचता है कि उसे थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी फाइटिंग स्टाइल अभी भी काफी एग्जॉस्टिंग लग रही है। वो सलाह देता है कि एमन को रोज रनिंग शुरू करनी चाहिए ताकि उसकी स्टैमिना बढ़े और उसे याद दिलाता है कि एबेल भी सुबह सुबह पहले ट्रेनिंग करता था। रियो कहता है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, हार्ड प्रैक्टिस जरूरी होती है और यही बात एमन को खुद को और भी ज्यादा पुश करने के लिए मोटिवेट करती है। अगले दिन रियो लाइब्रेरी जाता है ताकि एल्केमी के बारे में ज्यादा जान सके। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ इंट्रोडक्टरी बुक देती है जो कि एक बिगिनर्स गाइड होती है और दूसरी एक रेसिपी बुक होती है जिसमें काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। पढ़ने के बाद रियो सोचता है कि अगर उसे एल्केमी को सीरियसली लेना है तो उसे इन बुक्स की अपनी कॉपीज चाहिए होंगी, लेकिन वो ये भी सोचता है कि ये कितने महंगे हो सकते हैं। तभी पूरा शहर अचानक अंधेरे में डूब जाता है क्योंकि आसमान में एक इक्लिप्स छा गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब लगता है, जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। और वहीं रियो को उसके पीछे किसी के प्रेजेंस का एहसास होता है और वो तुरंत कई सारे लेयर्स की आइस वॉल समन करता है जो एक फायर अटैक को ब्लॉक कर देती है। धूल के हटने पर रियो एक डीमन लड़की को देखता है और वो डीमन लड़की आश्चर्यचकित होती है कि एक ह्यूमन इसमें कैसे फंस गया, लेकिन कैजुअली वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे जल्द ही मारने वाली है। उसके अटैक की पावर से रियो समझ गया था कि ये एक याकुमा है। उसे पता है कि उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि इस सिचुएशन से भागना भी पॉसिबल है या नहीं। याकुमा लड़की एक मैसिव फायर बॉल बनाती है और रियो फिर से कई सारे आइस वॉल समन करता है, लेकिन वो देखता है कि इस बार वो पहले जितने स्ट्रांग नहीं है। वो दीवारों को तोड़ देती है और एक विंड बुलेट फायर करती है, लेकिन रियो उसे डॉज कर लेता है जिससे उसका दिल बच गया था। वहीं वो लड़की बहुत हैरान होती है कि रियो ने उसके हेल फायर को ब्लॉक कैसे किया, और वो तो ये देखकर और भी हैरान होती है जब वो उसकी विंड लेंस को डिस्पेल कर देता है। तभी वो रियो के रोब को देखती है और समझ जाती है कि वो फेरी किंग से आया है, और यहाँ पर वो थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि उसे अपने हाथ खुद ही गंदे करने पड़ेंगे, और वो पास आकर हमला करने लगती है। लेकिन रियो यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपनी तलवार निकालता और उसके स्ट्राइक्स को ब्लॉक करने लगता है। वो लड़की उसका मजाक उड़ाती है कि वो बहुत स्लो है, तो रियो आइस अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से डॉज कर लेती है। रियो यहाँ पर जल्दी समझ गया था कि वो विंड मैजिक से इतनी तेजी से मूव कर रही है। तभी वो हवा में कूदती है और एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन रियो अपनी तलवार से समय पर उसे ब्लॉक कर लेता है।
रियो सोचता है कि जब तक वो डिफेंसिव रहेगा वो उसे हिट नहीं कर पाएगी। वो ये भी महसूस करता है कि उसके स्ट्राइक्स उस हार्श ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने डुल्हाना के साथ किया था। वो लड़की नोटिस करती है कि रियो फेरी किंग की स्वॉर्ड चला रहा है और सोचने लगती है कि रियो असल में है कौन, और एक बार फिर से वो फायर अटैक बनाना शुरू करती है। लेकिन इस बार रियो उससे पहले ही अपने आइस लेंस से उसे डिस्पेल कर देता है। उसकी स्पीड को देखकर वो हैरान थी और वो उसे एक मॉन्स्टर कहती है जिसके पास इनक्रेडिबल एबिलिटीज है। उसे एहसास होता है कि रियो कितना डेंजरस है और वो फुल फोर्स से उस पर चार्ज करती है, लेकिन रियो उसके सारे अटैक्स को डिस्पेल कर देता है और उसे पीछे धकेलता है और फिर वो बहुत सारे आइस स्पाइक्स उसकी तरफ फेंकता है और इसके जवाब में वो लड़की जमीन से 2 कंक्रीट वॉल बना लेती है और उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। और जैसे ही उस लड़की को लगता है कि अब वो बिल्कुल सेफ है, तभी उसके ऊपर से रियो उसके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है। उसके शोल्डर और चीक पर चोट लगती है और रियो तुरंत आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि वो पहले से ही अपनी चोट से हील हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगती है और जैसे ही वो बूंदें उसके शरीर को छूती है उसकी स्किन जलने लगती है और वो बहुत दर्द से चिल्लाने लगी थी। गुस्से में वो एक मैसिव ब्लड लस्ट छोड़ती है, लेकिन सौभाग्य से इक्लिप्स अब खत्म हो चुका था। यहाँ पर वो अपना नाम लेनोर बताती है, लेकिन रियो पहले ही समझ चुका होता है कि वो एक याकुमा है। लेनोर हैरान होती है कि रियो उसकी जाति के बारे में कैसे जानता है। इसका मतलब है कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन वो जानती है कि उसे टाइम लिमिट के अंदर हरा नहीं सकती। वो लेनोर कहती है कि उसे लड़ाई का मजा आया और वो दोबारा मिलने के लिए काफी एक्साइटेड भी है, लेकिन रियो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करता। लेकिन फिर भी लेनोर कहती है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे क्योंकि रियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और भले ही वो लड़की खुद ना आ सके, पर रियो को अभी उसके जैसे और भी याकुमा मिल सकते हैं। यह सुनकर रियो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये दुनिया में और भी याकुमा हैं। जाने से पहले वो रियो को वार्न करती है कि वो खुद को मरने मत दे, क्योंकि अब उसकी जिंदगी लेनोर की है। लेनोर ये भी उम्मीद करती है कि जब वो अगली बार मिले वो और भी स्ट्रांग हो चुकी होगी, और फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। रियो राहत महसूस करता है कि वो अब भी जिंदा है और सोचता है कि ये सब उसके रोब की वजह से संभव हुआ है, वरना उसके शोल्डर में अभी एक बड़ा होल हो चुका होता। आगे अब वो तय करता है कि उसका अगला कदम उन अल्केमी बुक्स को खरीदना होगा, इसीलिए वो पैसे निकालने के लिए बैंक में जाता है। पैसे निकालकर वो खुश होता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो वेवरन स्टोन्स को गिल्ड में बेचकर काफी रिच हो चुका है। अब उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं। लेकिन जब वो वापस अपने कमरे में लौटता है तो वहाँ पर कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा होता। वो फिर से बुक स्टोर जाने का फैसला करता है ताकि वो अल्केमी बुक्स को खरीद सके, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि कुछ एडवेंचरर उसके दोस्तों को सड़क पर परेशान कर रहे हैं। वो सुनता है कि उनका लीडर उसके दोस्तों से कह रहा है कि उन्हें हमेशा अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स कभी वार्निंग नहीं देते। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातों को पूरी कर सके, रियो उन्हें अपने आइस मैजिक से नॉकआउट कर देता है। उनका लीडर डैन गुस्से में आकर रियो पर पंच करता है, लेकिन रियो आसानी से उसे डॉज करता है और अपनी स्वॉर्ड के हैंडल से उसे इतनी जोर से मारता है कि वो उल्टी कर देता है। इसके बाद रियो अपने दोस्तों को मैजिक पोशन देता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। फिर भी वो नोटिस करता है कि वो सभी थके हुए हैं और सुझाव देता है कि वो सब हॉट स्प्रिंग में जाकर आराम करे। बाद में हॉट स्प्रिंग में ईडो अपनी शोल्डर इंजरी को हीलिंग मैजिक से ठीक करती है। वह हैरान होती है कि रियो जैसे स्ट्रांग लड़के को भी चोट लगी है। एमेन पूछता है कि रियो किससे लड़ रहा था, लेकिन रियो उसके बात को टाल देता है और कहता है कि सही समय आने पर वो खुद ही बताएगा। अगले दिन रियो के दोस्त डंजन की ओर निकलते हैं। वो मिलकर कई सारे मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब भी रहते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान एमेन गॉब्लिन से भिड़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी ईडो उसकी तरफ दौड़ कर जाता और बिना देरी किए लेजर हील का इस्तेमाल करता है और तुरंत उसके जख्म भरने लगते हैं। एमेन उसका आभार जताता और नील्स गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि ये बहुत ही क्लोज कॉल था, वो मुश्किल से ही बच पाए। इस पर ईडो ध्यान दिलाता है कि 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स का होना तो लगभग नामुमकिन होना चाहिए। तो नील्स सिरलाते हुए कहता है कि अब उन्हें यही दिन खत्म कर देना चाहिए और सरफेस पर लौट जाना चाहिए। साथ ही अपने विनिंग्स को यूजुअल के अनुसार 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। ये सुनकर एमेन हैरान पड़ जाता है। उसे अजीब लगता है कि वो इतनी जल्दी लौट रहे हैं, लेकिन नील्स गंभीरता से जवाब देता है कि किस्मत को ज्यादा आजमाना समझदारी नहीं है। उसका सीधा साधा मोटो है कि सर्वाइवल ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बाकी लोग सोचते हैं कि शायद उसने ये विचार एबल से सीखा होगा, लेकिन नील्स यहाँ पर साफ कहता है कि लाइफ को प्रायोरिटी देना ही सबसे लॉजिकल सोच है और आखिरकार सभी उसकी राय से सहमत भी होते हैं। एमेन यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि अगर रियो उनके साथ होता तो सब कुछ और भी आसान हो जाता, लेकिन ईडो यहाँ पर कहता है कि एक पार्टी आमतौर पर ऐसे मेंबर्स से बनती है जिनका स्किल लेवल लगभग बराबर हो और रियो का लेवल तो उनकी तुलना में बहुत आगे है। उसी समय डंजन के बाहर रियो अकेला बैठा सोच रहा होता है और उसे एहसास है कि उसे अपनी स्किल्स को और भी निखारना होगा
और अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा। उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उसे लियोनोर की अमेजिंग स्पीड की याद आती है जो उसने हाल की लड़ाई में दिखाई थी। रियो को शक होता है कि लियोनार ने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपने और सामने वाले के बीच की दूरी पलक झपकते ही खत्म कर दी थी। ये सोचकर उसके दिल में थोड़ी जेलसी पैदा होती है, लेकिन फिर वो खुद को समझाता है कि जो चीज उसके पास नहीं है उसका पीछा करना बेकार है और उसे उस पर ध्यान देना चाहिए जो वो कर सकता है। वो सोचता है कि शायद वाटर मैजिक से तेजी से मूव करने का कोई तरीका हो सकता है। उसके दिमाग में सबसे पहले स्पेल आता है वाटर जेट का और उसे याद आता है कि उसने इस स्पेल का इस्तेमाल पहले अंडर वाटर सरफेस पर करने के लिए किया था, लेकिन उसने कभी इसे जमीन पर आजमाया नहीं है, इसीलिए वो इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। रियो जमीन पर आइस की एक मोटी लेयर तैयार करता है और इमेजिन करता है कि उसके पीठ से चारों ओर से आइस निकलकर उसे आगे की तरफ धकेल रहे हों। वो अपने पीठ से लगभग 256 वाटर जेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहता है, जिससे वो निराश हो गया था। हालांकि वो खुद को दिलासा देता है कि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अगली बार वो 1000 से भी ज्यादा जेट्स के साथ कोशिश करेगा और वो फैसला करता है कि अब वो लाइब्रेरी में जाकर अकुमा और एल्केमी के बारे में और भी जानेगा। इसी बीच लिन फॉरबिडन स्पेल के बुक में खो जाती है। एबेल ने रियो के स्पेल्स के बारे में जो कहा था उस पर कोई जानकारी उसे नहीं मिलती, तो लिन सोचती है कि हवा में इतनी मोटी आइस वॉल खड़ी करना या इतना मजबूत आइस स्पीयर बनाना जो वेब्रेन की डिफेंस को भी तोड़ दे, ये सब लगभग असंभव सा है। उसके लिए इसका केवल एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये ओरिजिनल स्पेल्स हैं, लेकिन उसकी जानकारी में तो केवल एम्पायर का इन्फेर्नो मैजिशियन ही ऐसा कर सकता है। उसी वक्त सारा वहां पर आती है और लिन को देखकर चौंक जाती है, तो लिन सफाई देती है कि वो बस कुछ खोज रही थी, लेकिन अफसोस से उसे कुछ मिला नहीं। फिर एक्साइटमेंट से सारा से वो पूछती है कि क्या वो किसी क्वेस्ट पर गई थी। सारा बताती है कि वो रॉयल कैपिटल के एक मिशन पर थी और अब निकलना होगा क्योंकि इनवॉय उसका इंतजार कर रहा है। इधर गिल्ड हॉल में नील को नीना से बातचीत करने में दिक्कत हो रही थी। नीना कहती है कि वो काफी जल्दी वापस लौट आए, तो ईडो समझाता है कि 5वें फ्लोर पर आर्चर गॉब्लिन्स मौजूद थे। जब नीना उनके मैजिक स्टोन्स को देखती है तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये सच है। वो तुरंत ही गिल्ड मास्टर को ये बताने के लिए भागती है और एडवेंचरर्स का थैंक यू करती है इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी लाने के लिए। नीना ह्यूज को जाकर ये खबर सुनाती है, तो ह्यूज यहाँ पर सोचता है कि ऐसे मॉन्स्टर्स तो लगभग 10th फ्लोर के बाद ही मिलने चाहिए और ये एक खतरनाक वार्निंग का साइन है। वो पूछता है कि क्या टाउन में कोई बी रैंक पार्टीज मौजूद है। नीना बताती है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं। तो ह्यूज कहता है कि क्या ब्रिगेड की मेन फोर्स जिसे फेल्प लीड करता है वो भी टाउन में मौजूद है। तो नीना कहती है कि वो 2 दिन पहले एक्सकर्सन से लौटे हैं। तो यहाँ पर ह्यूज ऑर्डर देता है कि दोनों ग्रुप्स को तुरंत बुलाया जाए और वो अपने ऑफिस में उनसे मिलना चाहेगा। कुछ देर के बाद एबेल को पता चलता है कि व्हाइट ब्रिगेड भी बुलाए गए हैं। उसे ये खबर पसंद नहीं आती क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे कैसे निपटना है, लेकिन रिया याद दिलाती है कि एबेल उन्हें काफी समय से जानता है, तो अब तक तो उसे उनसे अच्छी तरह से परिचित हो जाना चाहिए। लिन सोचती है कि एबेल हमेशा ही शिकायत करता रहता है और वो उसे सलाह देती है कि उसे वॉरेन से कुछ सीखना चाहिए। जब सभी ह्यूज के ऑफिस पर पहुंचते हैं तो व्हाइट ब्रिगेड पहले से मौजूद होती है। ह्यूज यहाँ पर सबका आभार जताता और कहता है कि नीना ने उन्हें पहले जानकारी दे दी होगी, लेकिन फिर भी वो मेन पॉइंट को दोहराता है कि गॉब्लिन आर्चर्स को 5वें फ्लोर पर देखा गया है। एबेल पूछता है कि ये जानकारी कितनी सच है, तो ह्यूज जवाब देता है कि ये 100% कंफर्म है। एडवेंचरर्स ने प्रूफ के तौर पर मैजिक स्टोन्स भी लाए हैं। फेल्प जानना चाहता था कि वो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ह्यूज समझाता है कि वो चाहता है कि वो डंजन में जाएं और ये पता करे कि कहीं डंजन स्टैम्पेड के तो साइन नहीं है। वो सबको समझाता है कि डंजन स्टैम्पेड का मतलब है मॉन्स्टर्स की आबादी का अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ जाना। ह्यूज कहता है कि पिछली बार ऐसा 10 साल पहले हुआ था, तो अब समय आ सकता है कि फिर से ऐसा हो। रियो कहता है कि 5वें फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर्स का दिखना शुरुआती वार्निंग साइन हो सकती है। ह्यूज कहता है कि उन्हें पहले ही 100 गोल्डन कॉइन्स दिए जाएंगे और क्वेस्ट के पूरा होने पर 200 कॉइन और भी मिलेंगे। एबेल पूछता है कि क्या उनका काम केवल ये कंफर्म करना है कि स्टैम्पेड हो रहा है या नहीं। ह्यूज समझाता है कि अगर ऐसा है तो तुरंत सरफेस लौट आना होगा ताकि डंजन एंट्रेंस को बंद किया जा सके। इसके बाद गिल्ड और रीजनल नाइट मिलकर डबल वॉल्स तैयार करेंगे। वो ये भी बताता है कि लोकल लॉर्ड को ये सूचना दे दी गई है और डिफेंस प्लान को शेयर कर दिया गया है। एबेल सोचता है कि ये बहुत बड़ी तैयारी है क्योंकि ह्यूज को सचमुच लगता है कि डंजन स्टैम्पेड शुरू हो चुका है। ह्यूज कहता है कि ज्यादा तैयारी करना ही बेहतर होगा। अगर ये स्टैम्पेड सच में है तो हर अवेलेबल ताकत की जरूरत पड़ेगी। वो सबको कहता है कि वो सुबह तक तैयार रहे क्योंकि तब वो डंजन में उतरेंगे। उसने पहले ही ऑर्डर जारी कर दिया है कि डंजन बाकी एडवेंचरर्स के लिए बंद रहेगा। लास्ट में ह्यूज पूछता है कि क्या वो क्वेस्ट को स्वीकार करते हैं। दोनों पार्टीज हाँ कहकर चुनौती स्वीकार कर लेती है। अगली सुबह गिल्ड डॉर्म में रियो तैयार हो रहा होता है और बाकी लोग पूछते हैं कि वो इतनी सुबह कहाँ पर जा रहा है। तो रियो बताता है कि उसने सुना है कि नॉर्थ साइड लाइब्रेरी बहुत एडवांस है, तो वो एल्केमी पढ़ने जाना चाहता है।
उसके मन में ये उम्मीद भी है कि वहाँ उसे आकुमा के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिल सकती है। ईडो बताता है कि वहाँ पर केवल वी रैंक एडवेंचरर्स को अनुमति होती है, लेकिन रियो पहले ही तैयारी कर चुका होता है। एमेन सोचता है कि क्या वहाँ पर फॉरबिडन टेक्स्ट सचमुच में मौजूद होंगे। ईडो बताता है कि लाइब्रेरी तक पहुँचने के लिए कम से कम बी रैंक जरूरी है, जिससे रियो थोड़ा निराश होता है, लेकिन नील्स उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो जल्द ही क्वालिफाई कर जाएगा। बाकी सभी भी डंजन के लिए निकलने की तैयारी करते हैं और वो रियो को शुभकामनाएं देकर विदा करते हैं। थोड़ी देर के बाद रियो लाइब्रेरी में पहुंचता है। उसे लगता है कि साउदर्न लाइब्रेरी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट उसे पसंद आता है। अचानक उसकी नजर उस एल्फ लड़की पर पड़ती है जिससे वो कुछ दिन पहले शहर में मिला था। इधर दोनों पार्टी डंजन एंट्रेंस पर पहुंच चुके थे। एबेल देखता है कि व्हाइट ब्रिगेड के केवल आधे ही मेंबर आए थे, तो फेल्प्स बताता है कि वो केवल सी रैंक एडवेंचरर्स या उससे ऊपर वालों को साथ लाए हैं। गिल्ड मास्टर पूछता है कि क्या वो गेट खोलने के लिए तैयार हैं, तो एबेल उसे रोक देता और कहता है कि उसे बुरा एहसास हो रहा है। वो लिन से कहता है कि अपनी विंड मैजिक से पहले फ्लोर को स्कैन करे। लिन स्पेल कास्ट करती और पाती है कि सिर्फ पहले फ्लोर पर ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। वो सब समझ जाते हैं कि डंजन स्टैम्पेड सच में शुरू हो चुका है। ह्यूज तुरंत ही अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि नाइट्स को सूचना दी जाए और शहर के गेट्स बंद कर दिए जाएं, क्योंकि मॉन्स्टर्स किसी भी पल बाहर निकल सकते हैं। गिल्ड हॉल में नील, सीडो और एमेन देखते हैं कि डंजन आज के लिए बंद कर दिया गया है, तो वो सोचते हैं कि क्या ये कल वाली प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है। तभी एक मैसेंजर आता और घोषणा करता है कि डंजन स्टैम्पेड शुरू हो चुका है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल के अनुसार सभी एडवेंचरर्स को दीवारों पर जाकर मॉन्स्टर्स को रोकने में मदद करनी होगी। उसी समय रियो लाइब्रेरी में उस एल्फ लड़की से मिलता है जो अपना परिचय सीरा के नाम से देती है। वो पूछती है कि रियो वहाँ पर क्या करने आया है। रियो बताता है कि वो एल्केमी पढ़ना चाहता है। यह सुनकर सीरा काफी इम्प्रेस होती है। रियो समझाता है कि उसका टारगेट है एक गोलम बनाना। ये सुनकर वो और भी हैरान होती है, क्योंकि ये बेहद ही कठिन काम था। हालांकि सीरा को इस पर कोई स्पेसिफिक किताब याद नहीं आती, लेकिन वो कहती है कि कुछ किताबें बेसिक सीखने में मदद कर सकती है। फिर वो रियो को लाइब्रेरी के उस हिस्से में ले जाती है जहाँ पर गोल्ड क्राफ्ट से संबंधित किताबें रखी होती है। शहर की दीवारों पर इसी बीच गेट्स पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। सभी अपने पोजीशंस पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब मॉन्स्टर के बाहर निकलने का समय आ चुका था। और तभी अचानक डंजन का दरवाजा टूटकर खुलता है और गॉब्लिन्स का एक विशाल सा झुंड बाहर निकलता है। ह्यूज तुरंत ही ऑर्डर देता है कि वो लॉन्ग रेंज अटैक शुरू करे, ताकि गॉब्लिन्स पास आने से पहले ही कमजोर हो जाए। एडवेंचरर्स और नाइट मिलकर उन्हें रोकने में कामयाब रहते हैं। ठीक उसी समय पर मार्ग्रेव लॉन के नाइट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ह्यूज को यहाँ पर थोड़ी राहत मिलती है कि वो कल कमांडर नेविले से मिला था, लेकिन इसके बावजूद गॉब्लिन की संख्या पिछली बार यानी कि 10 साल पहले के स्टैम्पेड से कहीं ज्यादा थी। गॉब्लिन्स लगातार बाहर निकलते जाते और एडवेंचरर्स व नाइट को धीरे धीरे थकाते जा रहे थे। फेल्प अपनी टीम से कहता है कि लंबे बैटल के लिए तैयार रहे। एबेल भी अपनी टीम को काफी सतर्क रखता है। वो लिन से कहता है कि माना बचा कर रखे, लेकिन अगर उसके पास कोई शक्तिशाली स्पेल है जिससे हालात बदल सकते हैं, तो उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए यूज करने से। धीरे धीरे उनके एरोज भी खत्म होने लगे थे, लेकिन किस्मत से कुछ एडवेंचरर हथियार की दुकानों से और भी एरोज लेकर पहुंच जाते हैं। और उसी बीच मिल्स एबेल को गिल्ड मास्टर का संदेश आता है कि एक और बड़ा खतरा आने वाला है और क्रिम्सन स्वॉर्ड को तैयार रहना होगा। एमेन एरोज बांटने में मदद करता और ईडो घायल एडवेंचरर्स को हील करने में व्यस्त रहता है। आखिरकार जब ज्यादातर गॉब्लिन मारे जा चुके होते हैं, तो ह्यूज ऑर्डर देता है कि अब ऑफेंसिव पर जाने का समय आ चुका है। सभी तैयार हो जाते हैं। लिन अपनी विंड मैजिक से सबको सुरक्षित नीचे उतारती है, जबकि सीरा क्ले वॉल खड़ी करके गॉब्लिन्स को रोकती है। एबेल और फेल्प दीवार से कूदकर गॉब्लिन को तुरंत ही खत्म कर देते हैं, अपने सुपीरियर स्किल्स को दिखाते हुए। फिर वो एक बड़े से गॉब्लिन से भिड़ जाते हैं और समझते हैं कि ये गॉब्लिन जनरल है। फेल्प कहता है कि जैसे ही वो इसे हराएंगे बैटल खत्म हो जाएगी, लेकिन एबेल नोट करता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि 3 जनरल हैं और इसका मतलब है गॉब्लिन किंग पास ही होगा। एबेल यहाँ पर जल्दी से एक स्ट्रैटेजी बनाता है। वो और फेल्प एक एक करके जनरल से लड़ेंगे, जबकि रिया और सेरा तीसरे को संभालेंगी। वो सोचते हैं कि गॉब्लिन किंग के आने से पहले ही उन्हें काम पूरा करना होगा। लड़ाई काफी जोर होने लगती है, लेकिन तभी अचानक एबेल कुछ महसूस करता है और सबको चिल्लाकर कहता है कि नीचे झुक जाओ। और तभी एक ताकतवर एयर स्लैश आता है जो जनरल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एबेल तुरंत ही समझ जाता है कि गॉब्लिन किंग अब आ चुका है। ह्यूज बैटल को देखते हुए सोचता है कि केवल एबेल की मैजिक स्वॉर्ड और फेल्प का स्पीयर ही किंग को हराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इतने रॉ पावर वाले दुश्मन के सामने संघर्ष करते नजर आते हैं। जैसे ही फेल्प पीछे धकेला जाता है, हालात बिगड़ते नजर आते हैं। तभी एबेल उसके सामने आकर गॉब्लिन किंग पर अपनी परफेक्ट शैडो टेक्निक छोड़ता है और फिर टोटल इम्प्लीमेंट टेक्निक एक्टिवेट करके तलवार उसके सीने में घुसा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि तलवार लगने के बावजूद भी गॉब्लिन किंग गिरता नहीं। एबेल यहाँ पर कहता है कि उसे उम्मीद थी कि ये इतना आसान नहीं होगा। एबेल तुरंत ही लिन को पुकारता है। लिन अपना अल्टीमेट स्पेल तैयार कर चुकी होती है और वो अपनी बुलेट रेंज छोड़ती है,
जिससे आखिरकार गॉब्लिन किंग वहीं पर गिरकर ढेर हो जाता है। सब राहत भरी सांसें लेते हैं। फेल्प समझता है कि लिन पूरे समय अपना अल्टीमेट स्पेल तैयार कर रही थी। एबेल समझाता है कि यह स्पेल बेहद ही ताकतवर होती है, लेकिन इसके लिए लंबा इनकैंटेशन जरूरी होता है। लेकिन उसी समय पर डंजन के और भी गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी दरवाजे के पीछे कुछ और भी ज्यादा भयानक सील्ड पड़ा था और उसकी अवेकनिंग अभी बाकी थी। रियो जब गिल्ड लौटता है तो वो देखता है कि पूरा हॉल एडवेंचरर से भरा हुआ है और वहाँ पर हर कोई हंस रहा है, गा रहा है और मस्ती कर रहा है। यहाँ पर माहौल किसी उत्सव जैसा था। रियो को ये सब अजीब लगता है तो वो सोचता है कि आज ऐसा क्या खास हुआ जिसकी वजह से सब इतनी खुशी मना रहे हैं। इसी बीच ह्यूज अपने ऑफिस में पेपर वर्क के ढेर को देखते हुए लंबी सांसें लेता है। वो मनी मन सोचता है कि काश वो भी हॉल में जाकर ड्रिंक कर पाता और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेता, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। स्टैम्पेड रोकने के बाद भी उसके पास रिपोर्ट्स, फॉर्म और आने वाले वीक्स की तैयारी करने के लिए ढेर सारे कागजात पड़े थे और अब तो रॉयल कैपिटल से रिसर्चर्स भी जल्दी पहुंचने वाले थे जो हाल ही में हुए इंसिडेंट पर डिटेल में रिसर्च करेंगे। ह्यूज सोचता है कि भले ही डंजन 1 महीने के लिए बंद रहेगा, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी है। अटैक के बाद तो और भी ज्यादा समस्या आने वाली है। कुछ देर के बाद रियो अपने दोस्तों से मिलता है। वो उसे पूरी सिचुएशन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और अब जाकर उसे समझ आता है कि आज गिल्ड में इतना उत्सव क्यों और लोग खुलेआम अल्कोहल क्यों पी रहे थे। नील्स एक्साइटमेंट से भरकर रियो एबेल की स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बताता है कि कैसे एबेल ने गॉब्लिन किंग को हराया। वो डिस्क्राइब करता है कि एबेल ने अपनी तलवार से एक प्रिसाइज थ्रस्ट किया और उसी समय उसने लिन को सिग्नल दिया ताकि वो अपना अल्टीमेट स्पेल अनलीज कर सके। ईडो भी कन्वर्सेशन में ज्वाइन करता और वो बताता है कि लिन ने जो स्पेल यूज किया था वो और कुछ नहीं बल्कि बुलेट रेन था, जो विंड मैजिक के सबसे पावरफुल स्पेल्स में से एक माना जाता है। इडो ये भी कहता है कि इतनी डिस्ट्रक्टिव स्पेल को डॉज करने वाला सिर्फ एबेल ही था। फिर भी वो सोचता है कि आखिर एबेल ने ऐसा कैसे मैनेज किया। जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं, एबेल खुद ही हॉल में आता और सीधे उनके पास आ जाता है। वो उनकी क्यूरियोसिटी को समझ रहा था। वो बताता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड स्किल परफेक्ट शैडो यूज की थी। ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी तरह के रेंज अटैक को डॉज करने की अनुमति देती है, चाहे वो मैजिक हो या फिजिकल प्रोजेक्टाइल। नील्स उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है, लेकिन एबेल इंसिस्ट करता है कि हर किसी ने अपने अपने रोल में अच्छा काम किया था और खासकर नील्स ने अपने सपोर्ट से काफी मदद की। रियो परफेक्ट शैडो नाम सुनकर थोड़ी हैरानी जताता है। एबेल उसकी रिएक्शन से पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था और सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ उसका रिस्पॉन्स सुनता है, लेकिन उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है क्योंकि लिन और रिया भी वहां पर पहुंच जाती है। दोनों लड़कियां एबेल को हल्के फुल्के अंदाज में टीज करते हुए हंसते हुए कहती है कि उन्हें पहले से पता था एबेल रियो के साथ ही होगा, क्योंकि लगता है रियो उसका फेवरेट व्यक्ति है। रियो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता और मनी मन सोचता है कि शायद वो थोड़ी जेलस भी हो रही है। फिर यहाँ पर लिन क्यूरियोसिटी से रियो से पूछती है कि क्या वो सचमुच हवा में आइस वॉल बना सकता है, तो रियो कंफर्म करता है कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, लगभग 40 मीटर की ऊंचाई तक। ये सुनकर लिन जेन्युइनली सरप्राइज हो जाती है। रियो तुरंत ही उसे कहता है कि ये कोई आसान काम नहीं है, उसने इसे सीखने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है। लिन कहती है कि ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं पाते और पूछती है कि क्या ये ओरिजिनल स्पेल है। रियो थोड़ा अनश्योर होकर जवाब देता है, लेकिन लिन उसे समझाती है कि ज्यादातर मैजिक यूजर एग्जिस्टिंग इनकारनेशन को रिसाइट करके स्पेल कास्ट करते हैं। लेकिन रियो एक्सप्लेन करता है कि इनकैंटेशन तो ज्यादातर पर्सनल प्रेफरेंसेस का मामला है और हर पर्सन टू पर्सन ये अलग हो सकता है। लिन फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाती और थोड़ी कंफ्यूजन में रह जाती है। उसी समय नील्स मजाक करते हुए रियो को याद दिलाता है कि अगर वो बातें करता रहा तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। रियो हंसते हुए एक्सक्यूज करता है और एबेल उसकी बात क्लियर करता और लिन से कहता है कि रियो इनकैंटेशन को सिर्फ दिखावा मानता है और वो बिना इनके भी स्पेल कास्ट कर सकता है। ये सुनकर लिन थोड़ा सोच में डूब जाती है। वो अंदर ही अंदर काफी वंडर करती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। अगले दिन रियो अपने दोस्तों को जॉब बोर्ड के पास खड़ा देखता है। वो क्यूरियस होकर सोचता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई मिशन पर हो। वो उसे बताते हैं कि डंजन बंद होने की वजह से कोई डंजन क्वेस्ट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो सरफेस पर कलेक्शन क्वेस्ट लेने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में पहले से ही सरप्लस है, तो कोई नए एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रहा। वो रियो से पूछते हैं कि क्या वो कोई क्वेस्ट लेने आया है, तो रियो बताता है कि वो दरअसल अल्केमी प्रैक्टिस के लिए एक खास ओर की तलाश में है। उसके दोस्त तुरंत ही गेस करते हैं कि वो मैजिक कॉपर ओर की बात कर रहा है, जो कि बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन रियो कहता है कि उसकी कीमत बस 50,000 फ्लोरेंस है। ये सुनकर एमन शॉक होता है और बताता है कि ये लगभग 50 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। नील्स तुरंत ही मजाक करता है कि इतनी धन दौलत होना वाकई अच्छा होगा, लेकिन वो थोड़ा दुख भी जताता है कि जॉब्स ना होने की वजह से वो कुछ कमा नहीं पा रहे। तभी रियो को एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करता है कि वो खुद उन्हें हायर करेगा ताकि वो उसके लिए मैजिक कॉपर ओर को कलेक्ट करे। वो उन्हें बताता है कि वो रूस गांव के पास अबैंडन्ड माइन में जाएंगे, जो आधे दिन की दूरी पर है। रियो हर एक को 4 गोल्ड कॉइन्स देने का ऑफर करता है, चाहे वो कितना भी कलेक्ट करे। इसके अलावा हर मैजिक कॉपर ओर के टुकड़े पर एक्स्ट्रा 25 गोल्ड कॉइन्स देगा, लेकिन उसकी एक स्ट्रिक्ट कंडीशन भी है।
वो किसी भी अननेसेसरी खतरे में नहीं पड़ेंगे और सुरक्षित वापस लौटेंगे। नील्स यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या वाकई में वो श्योर है। रियो समझाता है कि 37 गोल्ड कॉइन्स भी उस अमाउंट से कम है जो उसे टाउन में और खरीदने पर चुकानी पड़ती है। हालांकि क्योंकि ये ऑफिशियल गिल्ड जॉब नहीं है, उन्हें इसके लिए कोई गिल्ड क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों को कोई आपत्ति नहीं होती और वो खुशी खुशी मिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियो अपने कमरे में लौटता है, लेकिन तभी बाहर उसे हलचल सुनाई देती है। जब वो बाहर झांकता है तो सरप्राइज हो जाता है। कुछ सोल्जर एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उससे भी ज्यादा हैरानी उसे तब होती है जब वो देखता है कि उस लड़की की रक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि डैन है। ये वही आदमी था जिसे कुछ दिनों पहले रियो ने सबक सिखाया था। नाइट लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डैन उसे अपनी तरफ खींचता है और उन्हें धक्का देता है। एक सोल्जर गुस्से में आकर डैन को स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक अपना बैलेंस खोकर गिर पड़ता है। डैन ये देखकर खुद भी शॉक होता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। नाइट फिर से अटैक करता है, लेकिन फिर वही होता है, वो फिर से गिर जाता है। आसपास खड़े लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। उसी समय फेल्प वहां पर पहुंचता है। वो पूछता है कि नाइट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर वो कहते हैं कि उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एडवेंचरर है। लेकिन फेल्प तुरंत जवाब देता है कि वो नोबल मैन भी है और अपना परिचय हाउस हैनलाइन के हीयर के रूप में देता है। ये सुनते ही सोल्जर का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि उनके सामने रॉयल नाइट के फॉर्मर कमांडर का बेटा खड़ा है। वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। फेल्प डैन की ब्रेवरी की तारीफ करता है और उसे लड़की को उसके फ्रेंड तक सुरक्षित छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो रियो की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या वही रियो है जिसके बारे में एबेल बार बार बातें करता रहता है। फेल्प अपना परिचय व्हाइट ब्रिगेड के कैप्टन के रूप में देता है और बताता है कि एबेल ने उसे रियो के बारे में डिटेल में बताया था, लेकिन अभी उसने जो रियो की पावर को देखी उसके बाद तो उसे यकीन है कि रियो सचमुच में बहुत ही टैलेंटेड है। रियो यहाँ पर थोड़ा नर्वस फील करता है, जो देखकर फेल्प समझ जाता है और कहता है कि शायद वो नाइट अपने आप ही स्लिप हो गया होगा। वो जानबूझकर रियो की पावर को कवर करने की कोशिश करता है, मानो उसे समझ आ गया हो कि रियो अपनी एबिलिटीज छिपाना चाहता है। फेल्प ये भी कहता है कि हाल ही में मिशन के दौरान एबेल ने पूरी सर्टेनिटी से कहा था कि अगर रियो वहां पर होता तो ग्रेट टाइडल बोर को संभालना कहीं आसान होता। तभी उसका कंपेनियन उसे याद दिलाता है कि वो पहले से ही लेट हो रहे हैं। फेल्प जाने से पहले एक बार फिर से रियो को नाइट से डील करने के लिए थैंक यू कहता है। जैसे ही व्हाइट ब्रिगेड के लोग चले जाते हैं, रियो उनके स्ट्रेंथ को नोट करता है और वो अंदर ही अंदर काफी वंडर कर रहा था कि आखिर एक मार्कस का बेटा एडवेंचरर की जिंदगी क्यों चुन रहा है। उस रात जब रियो अकेला ही अपना डिनर एंजॉय कर रहा होता है, तभी वहां पर एबेल आता है। वो उससे पूछता है कि रियो अकेला क्यों बैठा है, तो रियो मजाक करता है कि वो एबेल का बिल पे करने वाला नहीं है और एबेल को उसे ट्रीट करनी चाहिए क्योंकि वो सीनियर है। एबेल तुरंत ही रिफ्यूज कर देता है क्योंकि वो जानता है कि रियो के पास काफी पैसे हैं। जब सेफ ऑर्डर लेने आता है तो एबेल बिना हिचके डेली स्पेशल ऑर्डर करता है। रियो फिर से टीजिंग टोन में एबेल से पूछता है कि वो अकेला क्यों है। फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद एबेल बाद में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जाने का प्लान बना रहा है। एबेल यहाँ पर थोड़ी ऑकवर्डनेस दिखाता है तो रियो तुरंत ही उसकी रिएक्शन को पकड़ लेता है और टीज करते हुए पूछता है कि क्या उसकी कोई स्पेशल गर्ल है और क्या वो लिन है। एबेल तुरंत ही मना करता है और कहता है उसे तो वेरन पसंद है, लेकिन बोलते ही रियलाइज करता है कि उसने ज्यादा रिवील कर दिया। रियो कहता है कि ये थोड़ा अनयूजुअल पेयर है। फिर वो एबेल से पूछता है कि क्या उसे रिया में इंटरेस्ट है। एबेल फौरन मना कर देता और डिफेंसिव हो जाता है। रियो हंसकर उसे टीच करता है कि वो मिडिल स्कूलर की तरह रिएक्ट कर रहा है। एबेल इस टर्म को बिल्कुल नहीं समझ पाता और उलझन में रियो की तरफ देखता है। जब रियो दोबारा एबेल से पूछता है कि वो अकेला क्यों है, तो एबेल डिसाइड करता है कि उसे भी साथ में ले जाए। वो मार्केट की ओर जाते हैं, जहाँ पर एबेल रियो को बताता है कि इन्वेस्टिगेटर में से एक जो लॉन भेजा गया था वो उसका पुराना साथी है। इन्वेस्टिगेटर रॉयल नाइट से गार्ड किया गया है, लेकिन उनमें से कुछ करप्ट हैं और आज रात चुपके से निकल गए हैं। एबेल का टास्क है उन्हें ढूंढ निकालना, इससे पहले कि वो कोई परेशानी खड़ी करे। अचानक रियो एबेल को रोकता और कुछ हुडेड एडवेंचरर्स की ओर इशारा करता है, जिन्हें उसने एबेल की वेलकम पार्टी में नहीं देखा था। एबेल एज्यूम करता है कि वो डंजन एक्सप्लोरेशन के लिए आए हैं, लेकिन रियो रिमाइंड कराता है कि डंजन अभी बंद है। वो उन आदमियों का पीछा करते हुए एक गली में पहुंचते हैं, जहां पर एक हुडेड आदमी रियो पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। रियो उसे आसानी से ब्लॉक कर देता और ऊपर से आइस ब्लॉक गिराकर तुरंत उन सबको हरा देता है। रियो को वो डिसअपॉइंटिंग लगते हैं क्योंकि उसे ज्यादा चैलेंजेस की उम्मीद थी। जब एबेल एक एल्केमी बॉक्स नोटिस करता है तो रियो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन एबेल बताता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के लिए है। एबेल को पता चलता है कि वो लोग हांडेऊ की कैपिटल जलेर से आए सी रैंक एडवेंचरर्स हैं। वो भी सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहे थे। वो डिसाइड करता है कि उन्हें सिटी गार्ड्स के हवाले कर देगा, तो रियो मजाक करता है कि ये उसके लिए एक रियल एकम्प्लिशमेंट है, लेकिन एबेल कहता है कि इसमें नया कुछ नहीं। रियो फिर पूछता है कि क्या पार्टी में सबको अपनी एडवेंचर सुनाना भी एक कंप्लीसमेंट काउंट होता है, जिससे एबेल चौंक जाता है और पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। इसी बीच जब फेल्प चल रहा होता है तो वो पहले नाइट्स उस पर बदला लेने के लिए हमला कर देते हैं, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं सीरा द्वारा, जो अपनी फायर मैजिक से जलाकर राख कर देती है।
बिना कोई निशान छोड़े। ये देखकर फेल्प काफी इम्प्रेस होता है। थोड़ी देर के बाद कुछ लोग टाउन में आते और ह्यूज से मिलते हैं। ह्यूज इससे खुश नहीं होता जब वो उससे डंजन को इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा खोलने और एडवेंचरर्स को अपनी सुरक्षा के लिए प्रोवाइड करने को कहते हैं। उनमें से एक आदमी क्लाइव स्टेपल समझाता है कि किंग ने हैरोल्ड लॉरेंस, जो कि मिनिस्टर ऑफ डोमेस्टिक अफेयर है, उसे उनके रिसर्च एक्सपेडिशन का नया हेड बनाया है, जिससे उन्हें फील्ड में पूरी अथॉरिटी मिल जाती है। लेकिन ह्यूज उन्हें याद दिलाता है कि कुछ रिक्वेस्ट सिंपली अनरियलिस्टिक होते हैं। क्लाइव फिर भी कहता है कि कंप्लीट अथॉरिटी होने का मतलब क्या है, लेकिन ह्यूज सोचता है कि वो अनरीजनेबल का मतलब भूल गए हैं। उनका लीडर फूड सिचुएशन के लिए माफी मांगता और कहता है कि वो नेबरिंग टाउन से सप्लाईज मंगवाने की व्यवस्था करेगा, लेकिन क्लाइव इंसिस्ट करता है कि डंजन रीओपन होना चाहिए। ह्यूज थोड़ी देर रुकता है, फिर एग्री करता है, लेकिन इस कंडीशन पर कि अगर टाउन या उसके एडवेंचरर को कुछ भी होता है तो गिल्ड जिम्मेदार नहीं होगा। वो कहता है कि अगर वो इस शर्त को नहीं मानते तो डंजन बंद ही रहेगा। उसकी शर्त को वो आदमी मान जाता है। हैरोल्ड कहता है कि वो एडवेंचरर को अच्छे रेट पर हायर कर सकते हैं, लेकिन ह्यूज कहता है कि ये डिपेंड करता है एडवेंचरर्स पर। डंजन एक्सप्लोरेशन शुरू करने से पहले ह्यूज ने वार्न करता है कि ग्रेट टाइडल बोर के बाद डंजन की कंडीशन के कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। इसी बीच रियो एबेल की पार्टी के ठहरने वाली जगह पर जाता है और सोचता है कि उनकी कैफेटेरिया काफी अच्छी होगी। अंदर जाने से पहले एक लड़की उसके पास आती है और गिल्ड के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसे वहां पर एक इम्पोर्टेंट लेटर डिलीवर करना है। रियो प्लान करता है कि पहले खाना खा ले, लेकिन लड़की इंसिस्ट करती है कि थोड़ी देर बाद। रियो उसे अंदर ले जाता है और वो एबेल को लेटर देती है। कहती है कि ये प्रोफेसर हारियान से आया है। एबेल उसे पढ़ता और पाता है कि प्रोफेसर चाहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन को डंजन इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करे। रियो पूछता है कि डंजन बंद नहीं है क्या। एबेल उसे इन्वेस्टिगेशन पार्टी के बारे में समझाता है। उसके चेहरे पर एक चिंता होती है। जब रियो उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है, तो एबेल बताता है कि एक ए रैंक पार्टी कभी लौट कर नहीं आई और वो कोई ऑर्डिनरी ए रैंक पार्टी नहीं थी। उसका लीडर कहा जाता था कि वो सुपर ह्यूमन था, जो कि लगभग एस रैंक के करीब था। इसका मतलब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ग्रेट टाइडल वॉर के बाद डंजन के अंदर क्या होता है। रियो सोचता है कि स्मार्ट चॉइस यही होगी कि सुरक्षित रहा जाए। फिर वो एक्सक्यूज करता और अपना खाना खाने चला जाता है। जब लड़की उसे गाइड करने के लिए थैंक्स कहती है तो रिया उसका नाम पूछती है और वो अपना परिचय देती है नेटली के रूप में। लिन उसके फैमिली को फेमस वाटर मैजिशियंस के रूप में पहचान लेती है, लेकिन नेटली कहती है कि वो उतनी इम्प्रेस नहीं है। लिन फिर पूछती है कि क्या नेटली ने ऐसे किसी स्पेल के बारे में सुना है जिससे कास्टर से कुछ दूरी पर आइस वॉल कॉन्जर की जा सके, लेकिन नेटली ने भी इसके बारे में कहीं सुना नहीं था। एबेल सोचता है कि लिन रियो की एबिलिटीज को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है, लेकिन लिन कहती है कि कोई भी मैजिशियन ऐसे स्पेल को सीखने में इंटरेस्टेड होगा। तभी नेटली पूछती है कि क्या ऐसे मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है, तो वो बताते हैं कि हाँ, रियो ऐसा कर सकता है। वो नेटली को ये भी एडवाइस करता है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत पड़े और वो लोग अवेलेबल ना हो तो वो रियो से मदद मांग सकती है, जो आमतौर पर गिल्ड के रूम नंबर 10 में या लाइब्रेरी में मिलता है। अगली सुबह एबेल इन्वेस्टिगेटर की टीम से मिलता है, जबकि हैरियन एक्सप्लेन करता है कि ये मैजिक डिवाइस एनवायरनमेंट में बची मोना को ट्रेस करने के लिए यूज होता है। जो भी ये डिटेक्ट करता है उसे टेंट में बैठे एनालिसिस टीम को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। एबेल इसमें बड़ी इंटरेस्ट दिखाता है। हारियन पूछता है कि क्या उसे एल्केमी पसंद आने लगी है, लेकिन एबेल कहता है कि दरअसल उसका फ्रेंड इस सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्टेड है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एबेल जैसा व्यक्ति कभी फ्रेंड भी रखता होगा। वहीं दूसरी तरफ रियो के फ्रेंड वो और लेकर लौटते हैं जो उसने मांगा था, तो वो उन्हें जनरसली रिवॉर्ड करता है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। इडो नोट करता है कि डंजन सरप्राइजिंगली दोबारा ओपन हो गया है, लेकिन रियो कहता है कि ये सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर के एडवेंचरर्स के लिए है। इसी बीच एबेल की टीम और गहराई में जाती रहती है। 3 दिन बाद वो बिना किसी मॉन्स्टर से मिले 7वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। हारियन एक्सप्लेन करता है कि सरफेस पर एनालिसिस टीम उनके रीडिंग्स रिव्यू कर रही है, लेकिन जब तक उन्हें कुछ अनयूजुअल नहीं मिला है, एबेल सोचता है कि उन्हें और डीपर जाना पड़ेगा। तभी वो नोटिस करता है कि रॉयल सेंचुरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स कुछ जल्दी में हैं। अगले दिन ह्यूज एक्सप्लेन करता है कि ई और एफ रैंक पार्टी डंजन में एंटर नहीं कर सकती, लेकिन वो अल्टरनेट काम कर सकती है, जैसे कि दूसरे टाउन से फूड ट्रांसपोर्ट करना, जिसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत होगी। वो कहता है कि व्हाइट ब्रिगेड पहले से इन्वॉल्व है, लेकिन उन्हें और भी वॉलंटियर की जरूरत हो सकती है। रियो फिर ह्यूज से पूछता है कि ग्रेट टाइडल वार के दौरान कलेक्ट किए गए स्टोन का कलर क्या था, तो ह्यूज बताता है कि वो पेल थे, जिससे रियो काफी हैरान हो जाता है। इसी बीच एक्सप्लोरेशन टीम डंजन में एक अजीब दरवाजा डिस्कवर करती है और उसी इन्वेस्टिगेटर में से एक कहता है कि ये शायद किसी और जगह से कनेक्टेड हो सकता है। क्लाइव ये सुनकर काफी थ्रिल्ड हो जाता है कि उसकी टीम ने ये गेट सबसे पहले खोजा है, तो वो सबको ऑर्डर देता है कि तुरंत इक्विपमेंट सेट करे और उसकी जांच को शुरू करे। वो जल्दी से सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैजिक टूल उस डार्क गेट को छूता है, वहां पर मौजूद सभी लोग अचानक ही गायब हो जाते हैं
और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।